प्रैक्टिकल में जब रेशो का क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से पूछा जाता है। मतलब आपका जो बोर्ड प्रैक्टिकल होगा उसमें हो सकता है कि आपके पास एक्स वाई जेड 3 कंपनी दे दी जाए और बोला जाए कि भाई इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे कमेंट करिए। तो आपको मालूम है प्रॉफिटेबिलिटी पे कमेंट करने के लिए आपको कौन-कौन से रेशोज़ चाहिए? करंट रेशो, क्विक रेशो, डेट इक्विटी रेशो, मतलब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों सॉल्वेंसी रेशोज़ की बात करते हैं हम लोग। जब उनकी परफॉर्मेंस पे कमेंट करने की बात करें तो टर्नओवर रेशोज़ की बात कर लेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं तो फिर हमने जो रेशोज़ आपको पढ़ाई थी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ उनकी बात करते हैं लोग। तो क्वेश्चन सीधा ना आके आपके पास थोड़ा-सा दायाँ-बायाँ हो सकता है और आई फ़ील कि आपके टीचर्स ने आपको वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दी होगी। क्योंकि हर स्कूल के टीचर्स का अलग-अलग तरीका होता है, बोर्ड ने कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं रखा है, ठीक है? कुछ टीचर्स, कुछ स्कूल्स जो हैं वो सेगमेंट रिपोर्टिंग पर ही रेशियो कैलकुलेट करवा लेते हैं, बट ठीक है। बट बहुत क्लियरली मैं बताऊँ, टू बी वेरी फ्रैंक, टू बी वेरी ऑनेस्टली, आपके स्कूल के टीचर ने आपको ऑलरेडी बता दिया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस हम पूछेंगे, उन्हीं को ढंग से पढ़ जाइएगा, आपका काम हो जाएगा। अब रही सीबीएसई के सिलेबस की बात, तो वहाँ तो कोर अकाउंटिंग ही पूछी जाएगी। वहाँ तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन-सा सेगमेंट अच्छा, कौन-सा सेगमेंट बुरा। हाउएवर, ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरेटिकल क्वेश्चन किसी 1 मार्कर में आपको बोल दें, एक केस स्टडी टाइप की चीज़ बना दें कि भई एक्स-वाई-ज़ेड कंपनी थी, इसका प्रॉफिट इसका था, इसका ग्रॉस प्रॉफिट था, इसका नेट प्रॉफिट, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, व्हिच कंपनी इज़ बेटर एंड व्हाई? तो डेटा दे दिया आपके पास, उससे आप निकाल दीजिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकाल के लिख दीजिएगा। जिसकी रेशो अच्छी आ रही है बोल दीजिएगा वो अच्छा कर रही है, जिसकी खराब आ रही है उसको बोल देगा बुरा कर रही है। ऐसा कमेंट वाला हो सकता है। लेकिन वो जो दूसरा क्वेश्चन आता है बड़ा वाला, वो तो कोर रेशो का ही है। भई आपको लूज़ इन्फॉर्मेशन दे दिया, आपसे डेट इक्विटी रेशो निकलवा लिया, आपसे करंट रेशो निकलवा लिया, क्विक रेशो निकलवा लिया या फिर आपसे ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक निकलवा लिया, कुछ भी निकलवा लिया। हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था सारी चीज़ों को। अभी हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले क्या लेके चलेंगे, सारे के सारे फॉर्मूले एक बार रिकॉल करने की कोशिश करेंगे और आई होप कि आप सब लोग अपने-अपने नोट्स तो लेके आए ही होंगे। कहाँ हैं? लेके रखिए सामने। कैन यू सी दिस इन योर स्क्रीन? ऑन योर स्क्रीन दिख रहा है आपको ये डॉक्यूमेंट? बोलिए ऑनलाइन में, यस सर। दिख रहा है? थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी मैंने आपको इन नोट्स में ऑलरेडी एनसीईआरटी से एज़ इट इज़ उतार कर दे रखी है। कैश फ्लो की थ्योरी भी मैंने आपको एनसीईआरटी से रिवाइज़ करवा के दी थी। ठीक है? बोर्ड के प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू देखिए मेरी तरफ से मैंने कैश फ्लो आपको अच्छे से कराया, रिवाइज़ भी करवाया। तो मेरा टारगेट था कि मैं आपको इश्यू शेयर्स कराऊँ, वो आप अपने आप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने कराया। अगर आप नहीं कर पाए रेगुलर क्लास अटेंड, उनकी रिकॉर्डिंग्स को देखिए, इट विल हेल्प यू। फिर मैंने बोला था कि मेरी छुट्टियाँ थी, आप यहाँ पर आके बैठ सकते थे और प्रैक्टिस कर सकते थे, लेकिन बहुत कम लोग आए और नहीं करा उन्होंने प्रैक्टिस। ठीक है, कोई बात नहीं। अब रूटीन टाइम में आप रात को बैठ के प्रैक्टिस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कौन सी रेशो से, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो से। और ये फंक्शनल क्लासिफिकेशन, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन नहीं डिस्कस कर रहा मैं उसको कुछ भी। ये आप इन नोट्स के पहले 2-3 पेज है, पढ़ने में 5 मिनट से भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है एंड यू कैन प्रोसीड फर्दर। वी आर स्टार्टिंग विद लिक्विडिटी रेशोज़ और जिन्हें बोलते हैं हम करंट रेशो। इस रेशो में बड़ा-बड़ा क्या ध्यान रखना आपकी, ये रेशो जो आइडियल होती है क्या होती है, 2:1 होती है। ज़्यादा रेशो का मतलब है कि आपने हेवी इन्वेस्टमेंट कर दिया करंट असेट्स में व्हिच इज़ नॉट गुड, और कम रेशो का मतलब है कि शॉर्ट टर्म में इंसॉल्वेंसी को आप फेस करने वाले हैं। ठीक? 2:1 का मतलब ये बना कि आपकी करंट असेट्स करंट लायबिलिटी को माइनस करने के बाद भी बच जाए 1, ताकि आपके डे टू डे के फंक्शंस चल सकें आराम से। इसको लेके चल रहे हैं। करंट असेट्स अपन में करंट लायबिलिटीज़ होती है और आपको बताया था मैंने कि करंट असेट्स की कैलकुलेशन करते समय 3 चीज़ों का ध्यान रखना। कौन-कौन सी? एक, लूज़ टू सेंस, स्टोर सेंस, फेयर्स इंक्लूड नहीं करना है। 2, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एक्सक्लूड करके चलना। तीसरा, फिक्टिशियस एसेट्स जो होती है करंट असेट्स में, उसको हम इंक्लूड करके नहीं चलते हैं। और देयर इज़ नो सच प्रॉब्लम इन करंट लायबिलिटीज़। करंट असेट्स अपन में करंट लायबिलिटीज़ होती हैं। करंट असेट्स के अंदर क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, इन्वेंटरी, उसमें लूज़ टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर इंक्लूड नहीं होते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स, हम कहते हैं बिल्स रिसीवेबल और सन्ड्री डेटर्स को, उसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस करते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्लूड होते हैं। अब ये एसेट्स को हमने 2 हिस्सों में बाँटा था। हमने कहा था इसे नॉन करंट एसेट्स हैं और ये हमने बोला था करंट एसेट्स हैं। लायबिलिटीज़ को 2 हिस्सों में बाँटा था। इसको बोला था हमने नॉन करंट लायबिलिटीज़ और करंट लायबिलिटीज़। ठीक है? हम जानते हैं टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। इस ग्रबल में कहीं पर एम्बिग्विटी दिखती है, वो टोटल लायबिलिटी को एक्सटर्नल लायबिलिटी की तरह ट्रीट कर लेता है।
टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी होती है। ये वाला जो पार्ट होता है कैपिटल, इसको बोलते हैं हम शेयर होल्डर फंड। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व, सरप्लस, बस। फिर टीसीएस वगैरह माइनस करना हो तो कर दीजिए, नहीं माइनस करना नहीं करिएगा। ये इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? लॉन्ग टर्म डेट इंक्लूड होते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज जिन्हें हम डेट बोलते हैं वो इंक्लूड होते हैं, और ये क्या होती है? करंट लायबिलिटीज। इन दोनों का टोटल क्या बनता है? टोटल लायबिलिटी, लेकिन एक्सटर्नल वाली बनती है, एक्सटर्नल वाली यहाँ पर आके बनती है। तो जब हमने बोला, कई जगह आपने फॉर्मूला देखा होगा ना कि, अच्छा देखो, एक फॉर्मूला, एक जगह एक फॉर्मूला क्या था कि नॉन करंट एसेट्स था और करंट एसेट्स, और यहां से अगर मैं करंट लायबिलिटी उठा दूं तो क्या बन जाता है? वर्किंग कैपिटल, है ना भाई? क्या आई एड दिस, ये भी जोड़ दिया मैंने यहां से, और यहां से इसको उठा के क्या कर दिया? लेस कर दिया। तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, अब ये तो नॉन करंट एसेट्स ही रहा, प्लस ये क्या बन गया? वर्किंग कैपिटल बन गया। तो ये हमारे लिए क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड है, सीधी सी बात है। नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल इज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब जब ये यहां से हट गया तो हमारे पास क्या बचा? शेयर होल्डर फंड बचा। क्या बचा हमारे पास? शेयर होल्डर फंड। उस लॉजिक को दिमाग में रख के शेयर होल्डर फंड ये जुड़ गया और उसके साथ ये जुड़ गया, तो भी हमारे पास क्या बन गया? नीचे कैपिटल एम्प्लॉयड ही तो बना। और ये रिलेशनशिप, ये वाली, कई बार क्वेश्चन में सिर्फ वर्किंग कैपिटल गिवन है, नॉन करंट एसेट्स गिवन है, तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड अगर गिवन है तो नॉन करंट लायबिलिटी, मतलब आप उस रिलेशनशिप को पूरा करके अपने आंसर में कहीं ना कहीं पहुंच सकते हैं। और सुनो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया है तो उसका आंसर तो बना ही होगा कोई ना कोई तो। लेकिन एक और चीज है, बच्चे क्वेश्चन करते समय इमोशनल हो जाते हैं, वो नहीं होना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगर आपका क्वेश्चन एक अटेम्प्ट में नहीं निकल रहा तो गिव वन मोर अटेम्प्ट एंड देन लीव इट। फिर उसके बाद फिर उसका दूसरा कर लीजिए। अगर वो भी कर रहे हैं आप और वो भी नहीं हो रहा, उसको भी छोड़ दीजिए। तीसरा कर लीजिए, नहीं हो रहा उसे भी छोड़ दीजिए। चौथा छोड़ दीजिए। लेकिन जब आपको लग रहा है कि अब तो आती हो गई है, कोई बात नहीं, तब पेन छोड़ दीजिए। हाँ, इट्स माई सिंसियर एडवाइस। जस्ट ड्रॉप योर पेन। आप बोलेंगे क्या मजाक कर रहे हो, एग्जाम में पेन छोड़ देंगे तो क्या होगा? अगर आपने एग्जाम में पेन छोड़ दिया, अपनी बॉटल से पानी पी लिया, ठीक है, हेड डाउन करना भी पड़ जाए 5 मिनट के लिए तो कर लिया, कोई परेशानी नहीं है, आपकी नर्व्स कंट्रोल में रहेंगी। लेकिन अगर आपने उस समय पेन नहीं छोड़ा और आप करते चले गए, देन यू विल रून योर एंटायर पेपर। तब आप, मैं बता रहा हूँ, फेल होने के कगार पे पहुंच जाएंगे, और ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। ठीक है, एक स्टूडेंट था बाल भारती का, और एक स्टूडेंट था मेरे ख्याल से खेतान का, शायद एक बच्चा, बहुत साल पहले की बात है। बाल भारती वाले और खेतान वाले के साथ सेम ऐसा ही कुछ हुआ। एग्जाम में क्वेश्चन करते रहे, खराब होना शुरू हो गया। ठीक है, एक ने पेन ड्रॉप कर लिया, ये बात मैंने जैसे आपको बोली उनको भी बोली थी। एक ने पेन ड्रॉप कर लिया, और पेन ड्रॉप करने के बाद उसने अपने आप को कंट्रोल किया, एंड ही गॉट 99। एक क्वेश्चन पता क्यों खराब हुआ उसका? क्योंकि क्वेश्चन के पेपर में लिखा था, लिखा था क्या लिखा था क्वेश्चन में? रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री। अगले पेज में लिखा था एंड बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में भी क्या बोला था? सिर्फ शेयर कैपिटल। तो उस बाई चांस उस साल क्वेश्चन में एक नंबर का था वो, उसने वो देखा नहीं। तो 99 आए थे उसके। और दूसरा जो बच्चा था, उसके करीब करीब 77 आए थे। 99 और 77 में कितना डिफरेंस आ जाता है। और दोनों सेम कैलिबर, सेम कैपेबिलिटी के बच्चे थे। एक पेन को छोड़ गया, हेड डाउन कर लिया, पानी वानी पिया, थोड़ा अपने आप को कंट्रोल किया। दूसरे बच्चे ने ऐसा नहीं किया, वो लगा रहा कि चलो ये नहीं होगा, दूसरा होगा। मतलब ही जस्ट डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग वट एवर इज कमिंग, क्योंकि माइंड में एक ब्लॉक बन जाता है, डेड लॉक बन जाता है। वो डेड लॉक कभी नहीं बनने देना है। ठीक है ना? मान भरोसा करना है मेरी बात पर। आप पेन ड्रॉप वैसे तो अब नहीं आएगी, लेकिन आ जाएगी, तो ऐसा करके देखना है, यू विल कंट्रोल एवरीथिंग। उसके बाद, और मैं हमेशा कहता हूँ कि उस क्वेश्चन से शुरुआत करें जो आपको आता है। बोर्ड में कभी कोई परेशानी नहीं होती है कि आपने एक नंबर करा पहले, 34 पहले किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने 34 चेक करा तो फ्रंट शीट पे 34 क्वेश्चन नंबर पे उसके नंबर लिख देते हैं, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? अ, अगर आपने कोई क्वेश्चन कर दिया, आपको लग रहा है वो गलत है, आपको लग रहा है वो गलत है, तो कई बार बोर्ड एग्जाम में पता क्या होता है? बच्चा क्वेश्चन करता है, और जो क्वेश्चन सही होता है उसमें क्रॉस मार के आ जाता है, और जो दूसरा वाला होता है वो गलत करके आता है। तो अगर आपने कर लिया क्वेश्चन 2 बार अटेम्प्ट, मतलब आपने उसका पहला आंसर निकाल लिया, फिर दूसरा भी कर लिया, तो उसको क्रॉस मत करो। हम करेंगे ना क्रॉस करने के लिए, हम बैठे हैं वहां पर। हम क्या करेंगे? उन दोनों को इवेलुएट करेंगे, और जो ठीक होगा उसको क्या कर लेंगे? रख लेंगे, दूसरे को रूल आउट कर देंगे। तो मान लो जैसे लगता है ना आपने कि भाई मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ और वो गलती से गलत हो गया मेरा, तो तुरंत से हाथ आता क्रॉस कर देते हैं। डोंट क्रॉस इट, क्रॉस करना ही नहीं उसको, आप छोड़ दीजिए उसको वहीं पर ही। दोबारा अटेम्प्ट कर लीजिए उसको, अगर आपका, अगर आपके पास टाइम है तो आपने दोबारा अटेम्प्ट किया उसको,
और पता चला जब बच्चे वापस आते हैं तो जो पहले अटेम्प्ट कर रखा है जिसमें बड़ा-बड़ा ब्लू पेन से क्रॉस मार के आते हैं, वो सही होता है। अब मान लो किसी बच्चे ने क्रॉस कर रखा है उसको तो मैं उसमें नंबर कैसे दे दूँगा? अगर उसने क्रॉस नहीं करा हुआ, तो हम उसको भी चेक करेंगे जो उसने पहले किया था और उसको भी चेक करेंगे जो उसने बाद में किया था। जो ठीक होगा उसे रख लेंगे, दूसरे वाले में लिख देंगे रिपीटेड, रिपीटेड, अटेम्प्टेड अगेन और उसको काट देंगे। ध्यान रखें इस चीज़ का। क्रॉस ना लगाएँ आंसर शीट पे कभी भी। वो काम एग्ज़ामिनर का है। वो करेगा क्रॉस करने का काम, है ना? तो ऐसे में आप सर एक हाँ जी, बोलिए। एमसीक्यू में भी चल जाता है क्या ये? कुछ बच्चे क्या करते हैं, पेपर में लिख देते हैं कि मैं 3-4 रात से सोया नहीं, तूफ़ानी रात में मैं था, 5 रात से सोया नहीं मैं, मेरे दादाजी, मेरे दद्दू मृत्युशैया पे पड़े हैं, मेरे घर में ये हो रहा है, मेरे माँ-बाप निकाल देंगे। कुछ बच्चे तो ऐसे लिखते हैं जैसे पेपर में कि अगर मैं पास नहीं हुई तो मेरी शादी कर दी जाएगी। मैंने कहा बढ़िया भाई, अच्छी तो है। ऐसे लोग पास हैं, ऐसे कंपार्टमेंट में आता है अक्सर। कंपार्टमेंट में लिखते हैं ऐसे लोग, लिखते हैं। कई बार क्या होता है कि वन वन्स वी हैव सीन एक ना 500 का नोट लग के आया था उसके अंदर। कुछ नहीं, हमने समोसा पार्टी कर ली, नंबर भी नहीं दिए। क्यों देंगे? पता है अगर ₹500 लिख के आया और हम केस बना लेते हैं कि इस बच्चे ने ₹500 लगाए थे, इट विल काउंट एज़ अनफेयर मीन्स वो बच्चा डिबार हो जाता है एग्ज़ाम से, उसका रिज़ल्ट सब रुक जाता। नहीं करा ऐसा। पर नहीं करेंगे आप, ज़्यादा दानवीर मत बनिए, टीचर्स के पास सफिशिएंट मनी होती है। आपने 2000 की पत्ती लगा दी, 500 लगा दी, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, नोबडी। वो हेड एग्ज़ामिनर के पास पहुँच जाता है वो नोट, उसकी मर्ज़ी है, वो समोसा-वमोसा खिला देगा सबको या पियून को दे देगा, ले बे तू ही रख ले। लेकिन अगर हम उसे डिक्लेयर करेंगे कि हाँ, ये नोट इस शीट के साथ पाया गया, तो वो डिक्लेरेशन जो हो जाएगा अनफेयर मीन्स के अंदर काउंट होगा। फिर उसका बाकायदा रिपोर्ट बना के भेजना पड़ेगा, ठीक है? ओए एग्ज़ामिनर, मैं दाऊद इब्राहिम को जानता हूँ। लिख दिया एक बच्चे ने, एक बार लिख दिया एंड बाय चांस माय प्रोफेसर ही वाज़ हेड इन दैट कमिटी। उनके पास वो केस आया, कह रहा वी हैव गिवन इट टू पुलिस एंड पुलिस हैज़ लॉज्ड एन एफआईआर अगेंस्ट दैट पर्सन और उसके बाद फिर जो केस चला, चला। है ना? तो बॉन्ड बनने की कोशिश नहीं करनी है, कभी भी। ठीक है? आप लोग मेहनत करेंगे, आपके पास इतना टाइम होगा नहीं ये फालतू की बातें लिखने के लिए। वो तो यहाँ एनसीआर से दूर देहात के किसी 100-150 किलोमीटर दूर के स्कूल में जहाँ ज्ञान का प्रकाश पहुँचा ही नहीं, वहाँ इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है? आप लोग तो बिल्कुल सूरज की रोशनी में नहाए-धोए हैं सब, है ना? नहीं करेंगे ऐसा काम। लेट्स कम टू द पॉइंट। तो सीरियस नोट पे अब हमने बोल दिया करंट रेशियो, करंट अपॉन में करंट असेट्स लायबिलिटी, करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी कर दिया। 3-4 एलिमेंट का ध्यान रखा। क्विक रेशियो की जब हम बात करी, तो क्विक रेशियो की कैलकुलेशन करते समय हमने क्या एलिमेंट लिए? हमने सिर्फ करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी लेके चले थे ना। करंट असेट्स को भी और क्या किया? शार्प किया और डाइल्यूट किया। क्या हटा दिया उसमें से? क्या दिख रहा है स्क्रीन पर? क्या हटा दिया उसमें से? पूरी की पूरी इन्वेंटरी रफा-दफा कर दी, पूरी इन्वेंटरी और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हमने क्या कर दिया? हटा दिया। करंट लायबिलिटी के बारे में आपको बता रखा है क्या? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होती हैं, ट्रेड पेबल होते हैं, अदर करंट लायबिलिटीज़ करंट। अच्छा सुनो, ये रेशो को ना कैश फ्लो के साथ मिक्स मत करना। ये मैंने तब भी बताया था और अभी बता रहा हूँ। रेशो को कैश फ्लो के साथ मिक्स नहीं करना है। रेशो अलग तरह का टूल्स है। अच्छा ना रेशो और ना कैश फ्लो, दोनों अकाउंटिंग नहीं है, वो एनालिसिस है। अकाउंटिंग के रूल नहीं चलते उस पे, ठीक है? और ये सारी की सारी आपके पास है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आपके पास आ गए हैं और करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी को हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। क्विक रेशियो निकालते समय हम क्या करते हैं? टोटल करंट असेट्स में से इन्वेंटरी, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्सेस मिला के सबको माइनस कर देते हैं या फिर कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ट्रेड रिसीवेबल, डेटर बीआर, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट असेट्स एक्सक्लूडिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्सेस एंड फिक्स्ड असेट्स। ये बन जाता है आपके पास। 2 रेशियो पता चल गई, पहले भी हमने बताई थी ध्यान से। अब अब जो दूसरी रेशियोज़ हमारे पास आती हैं उनको देख लीजिए और ये सब हटाते हैं यहाँ से। अब हमारे पास कौन-सी रेशियोज़ आ रही हैं? सॉल्वेंसी रेशियोज़ आ रही हैं। कौन-सी सॉल्वेंसी रेशियोज़ आ रही हैं? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज़ आ रही हैं, ठीक है? ये नॉन करंट लायबिलिटी, इसको डेट भी बोला जाता है। डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट होता है। और इसी इक्वेशन से मैंने कहा था कि आपके रेशियो क्या बन जाती है? बन जाती है। जैसे पहली रेशियो मैं बोलूँ यहाँ पर क्या? डेट अपॉन में इक्विटी, दिस इज़ डेट इक्विटी रेशियो। पहली रेशियो क्या बनी आपके पास? डेट इक्विटी रेशियो। लिखोगे तो मतलब लिख नोट्स में तो सब कुछ है, लिखना चाहो तो फिर भी अच्छा लगता है ना, क्लास में बैठे हैं कुछ लिखा, हाँ, फीलिंग है। पहली क्या बनी हमारे पास? डेट इक्विटी रेशियो। तो क्या फॉर्मूला है? डेट होता है न्यूमरेटर में और इक्विटी होता है क्या? डिनोमिनेटर में। डेट इक्विटी रेशियो हो जाएगा। ठीक है? दूसरी रेशियो हमने बोली प्रोप्राइटरी रेशियो। तो प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन में क्या? टोटल एसेट्स। दूसरी रेशियो प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन में टोटल रेस प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स फंड या प्रोप्राइटर्स फंड
अपॉन में क्या कर दिया हम लोगों ने, टोटल एसेट्स कर दिया, ऐसे करके टोटल एसेट्स। ठीक है जी। और तीसरी रेशो टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, ये तीसरी रेशो हमारे पास आई, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, जो कि किसके बराबर होगी, सीधी सी बात है, टोटल एसेट्स न्यूमरेटर में जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, डेट। डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट। तीन रेशो तो अकाउंटिंग इक्वेशन बन गई। फिर एक और रेशो आपके पास निकल कर आती है, चौथी, जिसे कहते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो। चौथी रेशो क्या आपके पास है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। अच्छा, आज की बड़ी क्लास में मैंने सारे रेशोज करा दी, आप घर जाइए 4 दिन तक रिवाइज मत करिए, फिर आप वहीं खड़े हैं जहां से शुरू हुए थे। अरे कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम स्कैनर के क्वेश्चन ही कर डालिए, वो तो कम है नंबर में, 15 16 20 25 होंगे, उन्हीं को कर डालिए। ठीक है, रेशो के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए और उसके बाद आपको उसे रिवाइज करना। और जब आप देख रहे हैं आपका एग्जाम मार्च 31 में चला गया है, मतलब जब सारे एग्जाम में आपका दिमाग घिस घिस के बराबर हो जाएगा तब आप अकाउंटेंसी का एग्जाम लिखेंगे। और कितना याद रहेगा कितना याद नहीं रहेगा मुझे नहीं पता। किसी की फंडामेंटल गुल हो चुकी होगी, किसी का पार्टनरशिप का बाकी का पार्ट, किसी का रेशो, किसी का डिसोल्यूशन, किसी का कुछ, सब गुल हो चुका होगा। भाई पूरा 1 महीने की प्रोसेस में आप क्या कर रहे होंगे, बाकी सब्जेक्ट को रिवाइज करेंगे ना, दिमाग को वहां यूज कर रहे होंगे, तो क्या होगा। और चलिए, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, और इंटरेस्ट शॉर्ट टर्म वाला तो है नहीं, इंटरेस्ट कौन सा वाला, लॉन्ग टर्म वाला। नाउ इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग कौन सी एक्टिविटी होती है, हाँ, या इंटरेस्ट ड्यू इन्वेस्टिंग, देखो फाइनेंसिंग देख लिया। अरे और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोल लो आप। अरे फाइनेंसिंग होती है भाई, फाइनेंसिंग। ठीक है, यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे वाइवा में। हाँ, अरे भाई इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, या इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग, जो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो होता है आपका, ये फाइनेंसिंग है। देना देना, लेना नहीं, देना। हम यहाँ यहाँ इधर 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 हम इंटरेस्ट कवरेज रेशो कौन सी लेके चल रहे हैं, वो इंटरेस्ट जो हमें पे करना है, जो लेने वाला वो तो फिर हमारे प्रॉफिटेबिलिटी का पार्ट बनेगा ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। नंबर 5, वो 10% डिवेंचर हो गया, उस पर जो इंटरेस्ट वाला, उसकी बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे बताइए क्या था नेक्स्ट, अगली रेशो और कौन सी थी आपके पास, इसके अलावा 5वें नंबर पे कुछ नई रेशो ऐड करी थी ना हम लोगों ने यहाँ पर सिलेबस में, देयर वर फ्यू रेशोस व्हिच वर एडेड। स्क्रीन देखिए आपके सामने, हाँ, डेट टू। अच्छा सुनो, याद है शेयर होल्डर फंड कैसे कैसे निकलता है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, रिजर्व सरप्लस, या शेयर होल्डर फंड, प्लीज यहाँ देखिए ध्यान से जरा, क्या डाउट है, बोलो कुछ। प्रोप्राइटरी रेशो, हाँ ये प्रोप्राइटरी। शेयर होल्डर फंड निकालने के तरीके समझिएगा, या तो मैं सिर्फ इसको जोड़ लूं, दिस इज शेयर, प्लीज सुन लो यहाँ पीछे वाले, इसका यूज होता है, या तो सिर्फ इसको यूज कर लूं, शेयर होल्डर फंड निकल आया, ओपनिंग इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व सरप्लस जोड़ के रिजर्व निकला, ये निकला। या फिर क्या करूं, टोटल एसेट्स में से क्या माइनस कर दूं, टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल वाली माइनस कर दूं, तो भी निकल आएगा मेरे पास क्या, शेयर होल्डर फंड। इस टोटल एसेट्स में से इतना पोर्शन माइनस कर दूंगा तो निकल आएगा ना शेयर होल्डर फंड। ये अगर कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, तो उसमें से क्या कर दूं मैं, अगर नॉन करंट लायबिलिटी माइनस कर दूं तो भी शेयर होल्डर फंड निकल आएगा। भाई कैपिटल एम्प्लॉयड किसके बराबर होती है, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, तो नॉन करंट लायबिलिटी माइनस कर दूं तो भी निकल आएगा। ठीक है, टोटल एसेट्स गिवन है, मान लो आपके पास नॉन करंट एसेट्स गिवन है, नॉन करंट एसेट्स और प्लस क्या, वर्किंग कैपिटल, क्या बनता है, कैपिटल एम्प्लॉयड, उसमें से क्या माइनस कर दिया, डेट माइनस कर दिया, तो क्या निकलेगा, शेयर होल्डर फंड। ये सारे के सारे फॉर्मूले आपके नोट्स में लिखे हुए, दिखाए हुए, और उन पर बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी मैंने सॉल्व कराए थे। ठीक है, अभी करेंगे क्वेश्चन सॉल्व, पहले एक बार रेशियो का सारा रिवीजन हम लेके चलते हैं, आगे चलें थोड़ा सा। प्रोप्राइटरी रेशियो हमने देख लिया यहाँ पर, इसके बाद हमने टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, ये भी हो चुका, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात भी हमने कर ली यहाँ पर। अब आपके पास आया डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, कौन सी रेशियो, 5वीं कौन सी रेशियो, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। और जैसे अगर रेशियो का नाम ही बताता है,
डेट इज गोइंग टू बी इन न्यूमरेटर एंड व्हाट कैपिटल एम्प्लॉयड इज गोइंग टू बी ऑन डिनोमिनेटर। तो आप क्या करते हैं, डेट अपॉन में क्या करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड करते हैं, डेट अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड करते हैं, ऐसा करके। तो डेट तो ये रहा, और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या था, इसका और इसका टोटल, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड करके आप इस रेशो को निकाल लेते हैं। 5 रेशो आपके पास यहाँ पर ये हो गई। दिस रेशो वाज न्यूली एडेड, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके टीएक्स वाला में शायद नहीं है, बट इट इज देयर इन द एनसीईआरटी, उसमें दिख जाएंगे आपको क्वेश्चंस। डेट को हाँ लॉन्ग टर्म डेट ही बोलते हैं, डेब्ट नहीं बोलते हैं, डेट बोलते हैं, बी साइलेंट होता है। थोड़ा और आगे चलते हैं जरा। ये तो हमने कौन सी रेशोज का डिस्कशन करा आपके साथ, हाँ अच्छा, सॉल्वेंसी रेशोज का। अच्छा, एक और चीज मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी कि चेंज इन इन्वेंट्री कई जगह पे आती है, कई बार चेंज इन चेंज इन इन्वेंट्री का यहाँ पर यूज आएगा थोड़ी देर में। अभी आई जस्ट गो हियर, हाँ अब हम चल रहे हैं एक्टिविटी रेशोज परफॉर्मेंस रेशोज पे, उन पर लेके चल रहे हैं। एक्टिविटी रेशोज और परफॉर्मेंस रेशोज है। देखो बच्चे, समझना, मोटा मोटा दिमाग में रखना कि आपकी परफॉर्मेंस जज होती है किससे, आपकी सेल्स से, आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, या आपकी कॉस्ट कितनी है। आपकी सेल्स है 1 लाख करोड़ रुपया, लेकिन आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 90,000 करोड़ रुपया, तो आप बहुत अच्छा थोड़ी कमा रहे हैं। 1 लाख करोड़ की सेल है और एक्सपेंसेस आपके सिर्फ 20,000 करोड़ के हैं, तो आपका मार्जिन बहुत जबरदस्त है। ठीक है, तो जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को जज करेंगे तो टर्नओवर रेशो जिन्हें हम बोलते हैं, उन रेशो से जज करते हैं। और उसका सबसे बड़ा पैरामीटर क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और क्या होती है, सेल्स। तो आप देखेंगे जितनी भी रेशो तो हम डिस्कस करने वाले हैं, या तो वो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से रिलेटेड होगी, या वो सेल्स से रिलेटेड होगी। ठीक है, ये सिर्फ, या फिर किससे रिलेटेड होगी, वो क्रेडिट सेल से रिलेटेड होगी, या वो क्रेडिट परचेज से रिलेटेड होगी। भाई उधारी बहुत ज्यादा आपके ऊपर है, या आपने बहुत ज्यादा उधार दे रखा है, परफॉर्मेंस उससे इफेक्ट होती है ना। अगर आपने बहुत ज्यादा उधार सामान दे रखा है, तो कैश की रिकवरी कम होगी, आपके डे टू डे एक्सपेंसेस मीट करना मुश्किल पड़ जाएगा, आपके लॉन्ग टर्म की जो ईएमआई है और जो इसकी इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट है वो देना भारी पड़ जाएगा। तो अब हम बात कर रहे हैं कौन से रेशोज की यहाँ पर, टर्नओवर रेशोज की, परफॉर्मेंस रेशोज की, या एक्टिविटी रेशोज की। और इन रेशोज के अंदर इनको टर्नओवर रेशोज या परफॉर्मेंस रेशोज भी बोलते हैं, और इनके फॉर्मूले हमारे पास सामने हैं। और देखिए बड़ा आसान है, अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो है तो नीचे एवरेज इन्वेंट्री होगा, स्टॉक टर्नओवर रेशो तो नीचे एवरेज स्टॉक बोल देंगे, डेटर टर्नओवर रेशो नीचे एवरेज डेटर होगा, ट्रेड रिसीवल टर्नओवर रेशो नीचे एवरेज ट्रेड रिसीवल, ऐसा करके लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेके चल रहे हैं यहाँ पर क्या, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो या स्टॉक टर्नओवर रेशो। नाम बड़ा बड़ा सा क्लियर है। कैसे रिकॉल करेंगे इस रिलेशनशिप को, स्टॉक, स्टॉक जो होता है उसका रिलेशनशिप किसके साथ होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ ज्यादा अच्छे से हम रिलेट कर पाएंगे, या सेल्स के साथ ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ हम उससे ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो आपका फॉर्मूला ओरिजिनली क्या बनता है, दैट फॉर्मूला इज व्हाट, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन में एवरेज स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री। होल्ड करिए, चलिए। तो अगर हम देखें तो हमारे पास फॉर्मूला आया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है जी, और जितनी अच्छी रेशो, जितनी हायर होती है उतना बढ़िया है रेशो, क्योंकि इन्वेंट्री के कंपैरिजन में आपकी कॉस्ट को हम निकाल कर चल रहे हैं। और इन्वेंट्री जो है उसको हम एवरेज इन्वेंट्री लेके चलते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। लेकिन मैंने एक बात बताई थी, अगर आपके पास सिर्फ ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी हो तो क्या करेंगे, और सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी हो तो क्या करेंगे। तो ओपनिंग प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 नहीं करेंगे, या क्लोजिंग प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 नहीं करेंगे, सिर्फ क्या ओपनिंग लेंगे, सिर्फ क्लोजिंग लेंगे। अच्छा, आप करंट रेशियो कैलकुलेट कर रहे हो, करंट एसेट्स कैलकुलेट कर रहे हो, और आपके पास ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों है, तो कौन सा लेके चलेंगे, कौन सा, क्लोजिंग लेके चलेंगे। ठीक है। अच्छा, आप पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं ठीक है, पार्टनरशिप में जो स्टॉक आता है, पार्टनरशिप में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है और एक एडजस्टमेंट है, क्या, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20,000, कौन सा स्टॉक मानेंगे उसे, उसे क्लोजिंग मान के चलेंगे, ओपनिंग नहीं मानेंगे। जो स्टॉक आपके पास होता है, अकाउंटिंग में स्टॉक की तो रिकॉर्डिंग कब होती है, जब साल का एंड होता है, तो वो स्टॉक क्या हो जाता है, क्लोजिंग स्टॉक ही लेके चलेंगे। यहाँ इस क्वेश्चन को करते समय हमें जो तकलीफ होती है वो होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट करते समय। देखिए रूटीन फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट करने का आपके सामने, आपकी स्क्रीन पेज नंबर दिख रहा होगा, आपका पेज नंबर 6 पे है। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, पहला फॉर्मूला तो वही बना आपके पास। ठीक, लेकिन आपके सामने ध्यान होगा आपको कि मैंने आपको एक और चीज बताई थी,
जस्ट होल्ड करिए, करंट लायबिलिटीज। फिर मैंने आपके साथ एक और चीज डिस्कस करी थी यहाँ। क्या डिस्कस कर रहा था, देखिए। हमने बोला था कि अगर हम ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दिस इज द फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला एक। दूसरा, अगर मैं नेट परचेजेस एज इट इज रखूं प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस एज इट इज रखूं और ये ओपनिंग अगर क्लोजिंग से ज्यादा हो तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग, प्लस एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ये जो हमारे पास है, ये वाला फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला, ठीक है, ये वाला। अच्छा ये बताइए मुझे, अगर मेरा ओपनिंग 2 लाख था और मेरा क्लोजिंग 1 लाख था, तो ये इंक्रीज इन इन्वेंट्री है या डिक्रीज इन इन्वेंट्री है? क्या है ये? डिक्रीज इन इन्वेंट्री है, ओपनिंग से कम हो रहे हैं। तो ये फॉर्मूला एक और बन जाता है, क्या? नेट परचेजेस, ठीक है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस डिक्रीज इन क्या, स्टॉक, या डिक्रीज इन इन्वेंट्री करके भी लिखूंगा, तब भी ऐसे भी आ सकता है, डिक्रीज इन इन्वेंट्री आपको लिखा हुआ आ सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा अगर मैं बोलूं कि मेरा नेट परचेजेस लिखा हुआ है मेरे पास यहाँ पर, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस मेरे पास यहाँ लिखा हुआ, और क्या हुआ है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ आ जाए, तो तब क्या होगा बताइए? क्लोजिंग ज्यादा है, ओपनिंग कम है, तो उसको माइनस करके लिखते हैं, एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग। देखिए 2 लाख रुपए का ओपनिंग था, क्लोजिंग 4 लाख रुपए का था, बताइए ये इंक्रीज है डिक्रीज है? इंक्रीज है ये, ठीक है, इंक्रीज है। तो हम क्या करते हैं, हमारा दूसरा फार्मूला जो बनता है, क्या बनता है, वो बनता है नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और प्लस, सॉरी माइनस, माइनस क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे करके, इंक्रीज इन इन्वेंट्री करके, इस तरह से भी लिखते हैं। वो सब नोट्स में आपको बना के दे रखा है, और एक पूरा बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है कि एक्सेस ऑफ इन ओपनिंग ओवर क्लोजिंग या डिक्रीज इन इन्वेंट्री का क्या करते हैं, इंक्रीज इन इन्वेंट्री का क्या करते हैं। आप इसे कैश फ्लो से रिलेट करके देख सकते हैं। करंट एसेट्स अगर इंक्रीज होते तो क्या करते थे, कैश फ्लो माइनस करते थे ना उसको, और अगर क्या करते थे, तो क्या करते थे, उसे प्लस करते थे, वैसा करके। लेकिन उसको इससे मतलब, वो तो मैं रिलेट याद दिला रहा हूँ आपको कि कैश फ्लो में ऐसा पड़ा था, लेकिन ये अपने आप इंडिपेंडेंटली चलता है। अच्छा कोई बच्चा सोचता होगा कि यार ओपनिंग 2 लाख रुपए का और क्लोजिंग 1 लाख रुपए का, ठीक है, यानी कि ये वाली सिचुएशन, इस वाली सिचुएशन में इसे प्लस क्यों कर रहे हैं, जबकि हमारा तो स्टॉक क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। समझिए, स्टॉक डिक्रीज होने का मतलब कि करंट ईयर में हमने उसे यूटिलाइज कर लिया, दैट हैज बिकम द पार्ट ऑफ कॉस्ट, इसलिए कॉस्ट के अंदर उसे जोड़ा जाता है। अच्छा अगर सिचुएशन ऐसी हो जाए तो, कि पहले 2 लाख था, अब कितना हो गया, 4 लाख, इसका मतलब क्या हुआ कि जितना हमने खरीदा और वो यूटिलाइज ही नहीं हुआ, पड़ा रह गया। विल इट बी अ पार्ट ऑफ कॉस्ट, विल इट बी अ पार्ट ऑफ कॉस्ट, नहीं ना, इसलिए माइनस करके उसे अलग कर देते हैं। अच्छा यहाँ चलिए, वो रीजन नहीं देख के चलना आपको बहुत ज्यादा, और चीज देखें, एक चीज यहाँ पर कि आप नंबर 6 पे देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो होता है, इसके बराबर होता है नेट सेल्स, नेट सेल्स और माइनस क्या कर देंगे हम लोग, माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। नंबर 7 ऐसा भी होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू क्या, नेट सेल्स और प्लस क्या कर देते हैं, प्लस ग्रॉस लॉस कर देते हैं। क्यों बनता है ये, ग्रॉस लॉस इज व्हाट, कॉस्ट माइनस सेल्स, तो फॉर्मूला अपने आप निकल आएगा। ऐसे करके भी आप इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। दिस इज फाइन, चलें आगे बढ़े थोड़ा सा। तो टर्नओवर रेशियोज के अंदर आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेशन करने की बात आ जाती है। तो देखिए जरा यहां से चलते हैं आगे। अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है, स्टेटमेंट ऑफ मतलब वो जो बैलेंस शीट वाला स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अगर उस समय वो जो चैप्टर 1 में पढ़ा था वो गिवन आपके पास है, तो क्या करेंगे? देखिए उसको करने से कि हम क्या करते हैं, तो देखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, पहला पार्ट, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड वो, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। अच्छा ये प्लस माइनस दोनों होता है,
अगर एक्सेस ज्यादा हुआ ओपनिंग का और क्लोजिंग का तो आपने देखा ना प्लस माइनस करके, यहाँ वो भी प्लस, क्योंकि आपने देखा होगा जब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लेके चलते हैं ना, उसके अंदर इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी प्लस या माइनस की फॉर्म में होती है। चैप्टर 1 की बात कर रहा हूँ, है ना। अरे अब तो 1 साल खत्म होने वाला है, खुशी खुशी विदा करो उसको, है। क्या हो गया, क्यों परेशान है पीछे वाली, है ना। ऐसे उदासी जैसे लगता है कि 1 करोड़ का लोन लेके बैठी है। अरे जिंदगी में आते हैं, कुछ नहीं, वो लोन लेके, मतलब लोन इसी ने दिया हुआ तुम्हें शायद, मुझे लगता है। ओके, लेट्स मूव फर्दर। कोई बात नहीं, कोई नहीं। हाँ सही कह रहे हो, सीट को भगा देते ना। हाँ, दुश्मनी है ना सीट के साथ। चलो, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की फॉर्म में, तो क्या करेंगे बेटा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम लेके चले, वो जो कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ऑलरेडी गिवन होता है। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड लेके चले, चेंज इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स, स्टॉक इन वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड लेके चले। और अगर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस डायरेक्ट है तो आपने कैश फ्लो में पढ़ा था, नोट्स के अंदर दे रखा होता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में क्या लिखा है। नहीं दे रखा डायरेक्ट तो मत लेके चलिए उसको, मान लो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, अज्यूम कर दीजिए वो इनडायरेक्ट है, डोंट कंसिडर इट एज डायरेक्ट। अगर डायरेक्ट बोला है तो लेके चलिए, ऐसी अदर एक्सपेंसेस डायरेक्ट हो तो लेके चलिए, और आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल आता है। और ये आप पैराग्राफ में देख रहे हैं ना, पेज नंबर 6 में, डिक्रीज इन इन्वेंट्री इंक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब क्या है, आपको करके बताया हुआ है। अगला रेशो आपके पास है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। ट्रेड रिसीवेबल का जन्म कहाँ होता है, जब आप क्रेडिट सेल्स करते हैं, तो इसका कंपैरिजन क्या बनेगा, क्रेडिट सेल्स अपॉन में नेट क्रेडिट सेल्स, या नेट क्रेडिट या क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन में क्या करते हैं आप, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स वो लेके चलते हैं। तो यहां अगर मैं बोलूं इसको, तो पहली जो रेशो हमने बोली थी वो इन्वेंट्री इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो बोली हम लोगों ने, ठीक है। किसके बराबर है वो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। और मैंने बोला अगर ओपनिंग है तो ओपनिंग से डिवाइड करेंगे, क्लोजिंग है तो क्लोजिंग से डिवाइड करेंगे। दूसरा फॉर्मूला हमने बोला यहाँ पर क्या, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो, ये किसके बराबर होगा, ऑब्वियसली अगर ट्रेड रिसीवेबल ऊपर है तो नीचे लिखेंगे क्या, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, ऊपर लिखेंगे क्या, नेट क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स लिखेंगे, या क्या लिखेंगे आप, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कुछ लोग आरएफओ लिख के आ जाते हैं, आरएफओ, आरएफओ मत लिख के आ जाना, यूएफओ बना देगा तुम्हें एग्जामिनर। आरएफओ मत लिखना, पूरा लिखना फॉर्मूला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ऐसा करके। अच्छा, अगर ओपनिंग डेटर गिवन है और ओपनिंग पीआर गिवन है तो क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, नहीं करेंगे। अगर क्लोजिंग डेटर और क्लोजिंग पीआर है दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 नहीं करेंगे। अगर एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग है तभी आप जोड़ के डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। दिस इज व्हाट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। नेक्स्ट रेशो हमने बोली थी क्या, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा, नेट क्रेडिट परचेज, नेट क्रेडिट परचेज जिससे जिसका जन्म हो उससे कंपैरिजन करिए, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन में क्या, एवरेज ट्रेड पेबल्स, एवरेज ट्रेड पेबल्स, ऐसे करके निकाला इसको। अच्छा, आपको ध्यान होगा इसके साथ साथ मैंने बताया था आपको डेट कलेक्शन पीरियड कैसे निकालते हैं, कैसे निकलता था वो, 4। डेट कलेक्शन पीरियड कैसे निकलता था, 12 अपॉन में डेटा टर्नओवर रेशो, क्या बोला था हमने, क्या 365 अपॉन में डेटा टर्नओवर रेशो, या मैंने बोला था क्या 52 अपॉन में डेटा टर्नओवर रेशो, ऐसे करके। ऐसे ही एवरेज पेमेंट पीरियड कैसे निकाला था हम लोगों ने, वही 12 अपॉन में क्रेडिटर टर्नओवर रेशो, या 365 अपॉन में क्रेडिटर टर्नओवर रेशो। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराया था, 52 अपॉन में क्रेडिटर टर्नओवर रेशो। ये क्वेश्चन भी आपकी किताब में 360 अपॉन में डेटा टर्नओवर रेशो करके एग्जाम मतलब अनसॉल्व क्वेश्चन में था, ये पहले करवाया था जब हमने रेशो की बात करी थी यहाँ पर। तो ये रूटीन रेशो के अंदर एक सब हेडिंग के रूप में दिखता है, ठीक है। इसके बाद जो परफॉर्मेंस रेशियोज हम लोगों ने लेके चली आपके सामने, होल्ड करिए यहाँ, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो की बात करी, ट्रेड पेबल रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। मुंह धो लो बेटा, नींद आ रही है तो।
ऐसी कोई बात नहीं। डेट कलेक्शन पीरियड और एवरेज पेमेंट पीरियड की बात करी थी, ठीक है। ये आपके पेज नंबर 6 में कंफर्टेबली और क्लियरली गिवन है। देखिए, अगर आप रेशो कैश फ्लो के नोट्स पढ़ भी लेते हैं एक बार, तो भी आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अच्छा, यहां हम लोगों ने पेज नंबर 7 पे दे रखा है डेट कलेक्शन पीरियड के बारे में। अच्छा, इसके बाद हमने क्रेडिटर टर्नओवर रेशो के बाद हमने कौन सी रेशो लेके चले हम यहाँ पर? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो देखो जरा, यहाँ आपकी किताब के साथ एम्बिग्यूटी है थोड़ी सी। वर्किंग कैपिटल देखो, वर्किंग कैपिटल का क्या यूज होता है? जनरेट सेल। सेल को जनरेट करने के लिए आप वर्किंग कैपिटल यूज करते हैं। तो आपका फॉर्मूला बनता है क्या? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में क्या? वर्किंग कैपिटल। लेकिन आपकी किताब में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम डिवाइडेड वर्किंग कैपिटल लिखा है। मैंने एनसीईआरटी से वेरीफाई किया था उस दिन। अब एनसीईआरटी में है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में वर्किंग कैपिटल। मुझसे पूछना क्या पूछ रहा है? ये कॉस्ट है वाला वो सर लिखा है। अरे लिखा हुआ तो है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, डेट कलेक्शन पीरियड, पेमेंट पीरियड, एवरेज पेमेंट पीरियड। ये मैंने नहीं ये नहीं शॉर्टकट। कह रहा। ये ये नहीं। हाँ वो आपने मतलब अभी क्या कह रहे थे कि कहाँ पे कॉस्ट लिख रखा है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम हाँ, ऑपरेशन। वो इस वाले पे लिखा हुआ है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, हमारी हमारी रेशियो अगली है वर्किंग नहीं वो कैपिटल। रेशियो नहीं, मतलब कौन सी बुक में लिखा हुआ है ऐसे? अबे एनसीईआरटी में और टीएस ग्रेवाल। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। सुनो, वर्किंग कैपिटल रेशियो क्या होती है बताता है? वर्किंग कैपिटल रेशियो गलत, करंट रेशियो होती है। वर्किंग कैपिटल रेशियो होती है करंट रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर शब्द आ गया, तब बोलेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में क्या? वर्किंग कैपिटल। ध्यान रखना इस बात का। तो अगर क्वेश्चन बोल देता कि कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल रेशियो और कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, दोनों अलग अलग रेशियो हैं। करंट रेशियो को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल रेशियो। तो आपका फॉर्मूला बनता है क्या? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन में क्या? अपॉन में क्या हो जाता है? वर्किंग वर्किंग कैपिटल, जो कि करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी होती है। ये इसके बाद कुछ एडिशन और हुए थे सिलेबस में, उनको देखते हैं जरा यहाँ पर। दैट रेशियो इज व्हाट? देखिए जरा आपके सामने कौन सी रेशियो है डी के बाद? हाँ, देखें जरा। फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो, नाम ही बता रहा है इसका। अगर फिक्स एसेट्स न्यूमरेटर में है तो फिक्स एसेट्स कहाँ चले जाएगा? नीचे चले जाएगा डिनोमिनेटर में। और सुनो, फिक्स एसेट्स मतलब नेट फिक्स एसेट्स लेके चलेंगे डेप्रिसिएशन वगैरह माइनस करने के बाद, ठीक है। कैश फ्लो में मैंने बताया था कि मशीनरी कॉस्ट पे कब दिखती है? जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड फॉलो होता है। अदरवाइज मशीनरी किस पे दिखेगी? हमेशा बुक वैल्यू पे दिखती है, माइनस करने के बाद दिखती है। बेटा वो तब होता है 6 में, अगर मान लो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट ही ना हो पाए, कहीं से कहीं दूर दूर तक कोई उम्मीद ना हो, तब करते हैं उसे यूज। अदरवाइज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला लगता है, ठीक है। किसकी बात कर रहे हो? हाँ, वो और करके लिखा ना, रूटीन में जो दे रखा है वो तो आपकी रेशो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में नेट फिक्स एसेट्स ही होती है, करना वही है। लेकिन अगर आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट ही ना कर पाओ, दूर दूर तक कोई उम्मीद ही नहीं है, तब आप ऐसा कर सकते हैं। अदर लेकिन बोर्ड में एम्बिग्यूटी के साथ चीजें नहीं आती, क्लैरिटी के साथ आती हैं चीजें, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में नेट फिक्स एसेट्स है। अच्छा, इससे मिलती जुलती अगली रेशो देखिए आप, इससे मिलती जुलती रेशो अगली वाली है। वो क्या है देखिए, ये देखिए आप यहाँ पर, नेट एसेट्स, नेट फिक्स एसेट्स टर्नओवर इन नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो। और आप जानते हैं नेट एसेट्स किसको कहते हैं? देखिए जरा, देखिए ये है टोटल एसेट्स। इसमें से अगर मैं करंट लायबिलिटी माइनस कर दूं तो क्या बोलते हैं इसे? ये क्या हमारे पास है? टोटल एसेट्स। इसमें से क्या माइनस करूं मैं? अगर वर्किंग करंट लायबिलिटी माइनस करूं तो क्या निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड, बोला उसने। उसी का दूसरा नाम नेट एसेट्स भी होता है। याद करो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। नेट एसेट्स कैसे निकालते थे? टोटल फिक्स एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल करते थे, क्या आ जाता था? नेट एसेट्स आ जाता था, ठीक है। नेट एसेट्स का मतलब होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये बेसिकली कौन सी रेशियो की बात कर रहा है? कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो की बात कर रहा है, ठीक है।
तो देखिए आपका फॉर्मूला कैसे निकल कर आता है आपके सामने। डाउट है कुछ क्या? देख रहे हैं? नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो या इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो। अब तुम बोलोगे सर इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो क्यों बोला? तो भाई जो हमारी एसेट्स होती है, जो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड होती है, वो किस काम आती है? सैलरी वेजेस देने के काम आती है? बिजली का पानी का बिल देने के काम आती है? नहीं, वो आती है, अबे बिजनेस स्टडीज में पढ़ा कैपिटल बजटिंग डिसीजन। क्या होता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन? एक्सटेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रेवेन्यू जनरेटिंग या कैपिटल, क्या आप बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन किसको बोलते हैं? योर डिसीजन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट्स, ठीक है। और वर्किंग कैपिटल डिसीजन जो होता है वो तो करंट एसेट्स वाली करंट लायबिलिटी की तरह चलता है। तो आपने कितना पैसा लगाया है कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में, उसे कैपिटल बजटिंग डिसीजन बोलते हैं। उसका कैपिटल से लेना देना नहीं होता, उसका कैपिटल एम्प्लॉयड से लेना देना होता है। तो नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो, या जो मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड है वो लगती कहाँ है बेसिकली? कहाँ लगती है वो? अरे भाई कैपिटल एसेट्स के फॉर्मेशन में लगती है ना, प्लांट खरीदेंगे, मशीनरी खरीदेंगे, बिल्डिंग खरीदेंगे, उसमें लगता है। मतलब वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जिससे आपके रेवेन्यू क्या हो, इंक्रीज हो, परमानेंट इंक्रीज हो रेवेन्यू में, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो ये रेशियो कहां तक चली थी आपकी? नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो आपकी हुई ना? और इसका फॉर्मूला क्या बना आपका? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल कर चले, इसका फॉर्मूला नेट सेल्स या नेट एसेट्स ऐसा करके किया। तो हमने अगर देखें तो अब थोड़ा कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे क्योंकि बोरियत ज्यादा हो चुकी है। रिकॉल करें हम जल्दी से, तो हमने बोला करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, और क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट्स में क्या करा, पूरा का पूरा टोटल करंट में से इन्वेंट्री और प्रीपेड हटा दिया। करंट को करते समय करंट रेशियो में तो क्या किया, स्टोर्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर हटा दिया था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल हटा दिया था, फिक्टिशियस ऑलरेडी माइनस कर दिया था। डेट इक्विटी रेशियो, डेट अपॉन में इक्विटी। प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी फंड या शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल एसेट्स अपॉन में डेट रेशियो। फिर अगली रेशियो क्या आई थी हमारे पास? एक और रेशियो बोली थी ना हम लोगों ने इसके बाद यहाँ से, व्हाट वाज दैट रेशियो? डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, डेट अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड किया था। फिर हमने परफॉर्मेंस की बात करी। परफॉर्मेंस कहां से निकल कर आई थी आपकी? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जो कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री था। फिर हमने बोला ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, जो कि क्या है, नेट क्रेडिट सेल्स है। डेटर और बीआर कहां से जन्म लेते हैं? क्रेडिट सेल्स से जन्म लेते हैं ना, डिवाइडेड बाय क्या किया, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। क्रेडिटर कहां से जन्म लेते हैं? क्रेडिट परचेज से। तो क्रेडिट परचेज अपॉन में एवरेज ट्रेड पेबल्स कर दिया। फिर क्या लेके चले, डेट कलेक्शन पीरियड, ठीक है, एवरेज डेट कलेक्शन पीरियड, एवरेज पेमेंट पीरियड, वो आपका डीटीआर डिनोमिनेटर में करेंगे और यहाँ क्रेडिट टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट टर्नओवर रेशियो करेंगे, यू विल गेट इट। फिर हमने बोला वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपन में वर्किंग कैपिटल आया था। अगली रेशियो कौन सी बोली थी उसके बाद हमने? फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो नहीं, फिक्स एसेट्स। क्या फॉर्मूला बना था? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में क्या किया, नेट फिक्स एसेट्स की बात करी, वो काम खत्म हुआ वहां पर आपके। अच्छा, इसके बाद अगली रेशियो कौन सी लेके चल? नेट एसेट्स, नेट एसेट्स का मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो होती है, कैपिटल एम्प्लॉयड तो डिनोमिनेटर में जाएगा, ऊपर क्या रहेगा, रेवेन्यू। आप देख रहे हैं सारी की सारी रेशियोस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के आसपास घूम रही है, सिर्फ दो को छोड़कर, क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेज को छोड़कर। दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। चलो जरा सैंपल पेपर पे नजर डालते हैं कि क्या उसका क्वेश्चन हमारी रीच में है या नहीं है। सैंपल पेपर का क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अपने आपके क्लास ग्रुप पे सैंपल पेपर का क्वेश्चन होगा, देख लीजिए जरा उसको। मैं भी देखता हूँ यहाँ पर। अभी ओपन कर लेते हैं सैंपल पेपर वाला क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है देखिए सैंपल पेपर का ये? क्या सैंपल पेपर स्क्रीन पर विजिबल है सभी को, ऑनलाइन वालों को बताइए। यस सर। ठीक है, देखिए जरा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ध्यान से सुनना जरा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? क्विक रेशियो कैन बी मोर देन करंट रेशियो, बताइए ठीक है? क्या क्विक रेशियो करंट रेशियो से ज्यादा हो सकती है?
अभी देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज गुड फॉर ऑर्गेनाइजेशन। अब जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ते हैं तब तक आपको दिक्कत आने वाली है। थ्योरी, रेशियो से पहले की थ्योरी, हर रेशियो में लिखा हुआ है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी नहीं है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? एक्सेप्ट व्हेन गुड्स आर बॉट इन स्मॉल लॉट्स और सोल्ड क्विकली एट लो मार्जिन टू रियलाइज कैश। नंबर 2। नंबर 3, सम ऑफ ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज ऑलवेज एट 100%। ये तो डेफिनेटली ठीक था। अब ऊपर के दो क्वेश्चन में गड़बड़ है। तो वाइस डिसीजन क्या होता? अब इस क्वेश्चन को करना चाहिए था, ऊपर वाले को करना चाहिए था, लेकिन ऊपर वाले में पोस्टुलेट्स तंग करता। अच्छा, फर्स्ट तो करेक्ट नहीं हो सकता ना। नहीं मुझे नहीं पता, तुम बताओ क्या था। और आपके पास तो मार्किंग मतलब स्कीम भी है। वो क्विक रेशियो वाला सही इसलिए नहीं हो सकता, मतलब क्विक रेशियो करंट रेशियो से तो कभी ज्यादा होगा ही नहीं, मतलब जो क्विक एसेट्स है वो भी करंट एसेट से कभी ज्यादा होंगे ही नहीं। तो हम्म। उनका रेशियो कैसे ज्यादा आ सकता है? लेकिन अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कोई चेंजेस हुआ तो नहीं हो सकता क्या ऐसा? डिनोमिनेटर कैसे चेंज होंगे? डिनोमिनेटर है तो दोनों करंट लाइबिलिटीज। दोनों की करंट दिनों, तो लॉजिक तो तुम्हारा ठीक निकला इस तरह से। हाँ। बताइए। तो पहला वाला ठीक था या नहीं था? नहीं हो सकता, क्योंकि करंट लायबिलिटी दोनों में सेम है। और ऊपर तो करंट एसेट्स हमेशा बड़ी होती है किससे? क्विक एसेट्स से। क्योंकि करंट से कुछ हटता है तब जाके तो क्विक निकलती है। ठीक है। और अगर मान लो मैं कुछ भी ऊपर नीचे चेंज करूं तो ऊपर नीचे सेम चेंज करना पड़ेगा मुझे। तो करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स दोनों बदलती हैं ऐसा करके भी। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट आपका क्या हो जाता है? गड़बड़ हो जाता है। सेकंड देखिए, थर्ड में तो बड़ा श्योर है कि आपका हो ही सकता है। थर्ड, सेकंड, सेकंड क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं, सी तो मार्किंग सी में दे ही रखा होगा ना। हम्म। तो आपने एलिमिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सीख लिया। ठीक है। ठीक है। पर इसको वेरीफाई कर लेते हैं। हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अपनी नोट्स खोलिएगा, उसका पेज देखिए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की तरफ चलिए। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पे चलते हैं जरा। क्या लिखा है? हायर द रेशियो बेटर इट इज। हायर द रेशियो बेटर इट इज। ठीक है जी। तो ये बात तो यहाँ मतलब 2 और 3 आपकी क्या हो चुकी है? ठीक हो चुकी है। एंड यू कैन ड्रॉ डेफिनेट कंक्लूजन। ठीक है जी। इज इट फाइन? बोलो भाई। यस चलिए सर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जरा। और क्या क्वेश्चन दे रखा आपके सामने? ये नहीं, रुकिए, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कौन सा क्वेश्चन अगला। क्वेश्चन 28। हाँ, कैलकुलेट द इंटरेस्ट कवरेज रेशो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 12,000। अगर आफ्टर टैक्स है तो क्या आफ्टर इंटरेस्ट भी है ये? बताइए मुझे। अगर ये आफ्टर टैक्स है तो क्या ये आफ्टर इंटरेस्ट भी है? बिल्कुल है। आपको बताया था, आपको बताया था। क्या बताया था? देखिए, आपके नोट्स में लिखवाया था मैंने, ये लिख रखा है वहां पर, कि अगर हम बोलते हैं क्या, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, तो इट इज मींस इट इज आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, इसका मतलब इट इज आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और नेट प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड है, तो मतलब आफ्टर इंटरेस्ट, आफ्टर टैक्स, आफ्टर डिविडेंड, तीनों चीजें। अपने नोट्स को खोलो, नोट्स खोलिए फटाफट से। ऑनलाइन में नोट्स दिख रहा है, देखिए। क्या नोट्स दिख रहे हैं आपको? पेपर ही दिख रहा है अभी तो। पेपर दिख रहा है, कोई बात नहीं। पेपर हटा दिया मैंने, अब मैं नोट्स दिखा रहा हूँ। पेज नंबर खोलिए, देखिए ये वाला पेज। पेज नंबर 6 खोलिए। पेज नंबर 6 दिख रहा है? डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो के ऊपर एक डब्बा बना हुआ है, नोट। लिखा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। इट मींस ओनली इंटरेस्ट हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम नेट प्रॉफिट एंड टैक्स एज वेल एज डिविडेंड इज येट टू बी डिडक्टेड। अगला, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब है कि आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट बट बिफोर डिडक्टिंग डिविडेंड, इंटरेस्ट। तीसरा है आफ्टर डिविडेंड मींस इंटरेस्ट, टैक्स, डिविडेंड तीनों माइनस कर चुके हैं आप। ये हमने बोलने की कोशिश करी थी। ठीक है। चलो दोबारा उसी क्वेश्चन पे चलते हैं जो सैंपल पेपर ने हमें दे रखा है। फर्दर सेज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 12 लाख। 10% डिवेंचर है 1 लाख, 1 करोड़ के, और टैक्स रेट है 40%। ठीक है। शॉर्टकट से कैसे करते हैं और लॉन्ग कैसे कैसे हैं, दोनों से करके बताता हूं आपको मैं। सुनो, ओरल भी हो जाता है क्वेश्चन। तो ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 12 लाख रुपया। ठीक है। ये 12 लाख रुपया 40% माइनस करने के बाद की फिगर है। तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ पूरी फिगर? 12 लाख डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100 कर दूंगा तो क्या निकल आएगा? अच्छा मैं करके दिखाऊंगा, अभी मैं करके दिखाऊंगा, रुक जाओ कोई। पहले बताओ इंटरेस्ट कितना निकल रहा है?
हाँ, 1 करोड़ का 10% इंटरेस्ट 10 लाख निकल आया। ठीक है, देख नहीं रही हो तुम? सैंपल पेपर क्लास के ग्रुप पे पड़े हैं दोनों के, उसको खोल के देख सकते हो, क्लास ग्रुप पे पड़े हुए हैं। हाँ ठीक है, चलिए। तो देखिए, अगर मैंने बोला नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, सुनो, एग्जाम में ना आपको इसको डिस्क्राइब करके सॉल्व नहीं करा, आपको तो आंसर लिखना है बस। ए और उसका आंसर क्या होता है, बी उसका आंसर, सी उसका आंसर क्या। हमारे पास बोला है कितने का है, 12 लाख का है। और हमारे पास बोला टैक्स रेट जो है, टैक्स रेट कितना है, टैक्स रेट 40% है। तो मुझे बताइए ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये किसी चीज का 60% थी, किसका, 12 लाख। वो जो चीज थी वो 100% कितनी बनी होगी। ठीक है, तो 20 लाख क्या निकल कर आया आपके पास है, 20 लाख। दिस इज व्हाट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, सिर्फ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 20 लाख। एवरीबडी इज ओके विद दिस, या किसी को कोई यस। डाउट हो तो बताइए। ये जो 20 लाख है, ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ना। देखो, 12 लाख रुपया जो है वो टैक्स को माइनस करने के बाद की फिगर है। मान लिया मेरे टैक्स को पे करने से पहले प्रॉफिट 100 रुपया था, उसका 40% काट दूंगा तो कितना बचेगा, 60। 60 रिप्रेजेंट्स 12 लाख। व्हाट इज 100, यूनिटरी मेथड है। किसी चीज का 60 जो है वो 1 लाख 12 लाख है, तो वो चीज का 100%, एक कितना होगा, 100 कितना होगा। मैंने मैंने उससे मल्टीप्लाई करके निकाल लिया, तो मैंने वैल्यू निकाल ली 20 लाख। ये 20 लाख पता है क्या है, ये बिफोर टैक्स की फिगर है। और बिफोर टैक्स का मतलब था आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर प्लस इंटरेस्ट कर दूंगा। इंटरेस्ट कितने का इंटरेस्ट है, 10 लाख का। तो क्या वैल्यू निकल आई मेरे पास, 30 लाख। 30 लाख इज व्हाट टू मी, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है ये। ठीक है जी। तो 30 लाख डिवाइड कर रहा हूँ कितने से, अब नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। और कितना, 10 लाख हमारा कितना था, इंटरेस्ट था 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कितना निकला आंसर, 3। व्हाट इज द आंसर गिवन टू यू, बी। सो देखिए आपके सामने स्क्रीन पर, आपके पास है 1.2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स एंड 5 टाइम्स। यू कैन इजीली कैलकुलेट देयर। थोड़ा और आगे चलते हैं इसी सैंपल पेपर में। 30 नहीं है। क्लासिफाई अंडर द मेजर हेड सब हेड कंपनीज एक्ट, चलो इसको भी देख ही लेते हैं, वैसे तो चल रहा है। ये बताइए करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट किसके अंदर पड़ा होगा। क्वेश्चन 31 बोल रहा हूं मैं अभी, हालांकि रेशो से रिलेटेड नहीं, फिर भी डिस्कस कर ही लेते हैं। तुम्हें क्लियर हुआ या नहीं हुआ, नहीं क्लियर हुआ, रुक जा। अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो देखिए जरा, अगर तुम्हें भी नहीं हुआ तो फिर और लोगों को भी नहीं हुआ होगा। देखो, जरूरी नहीं कि मैं शॉर्टकट लगा के चलूं, मैं बड़े तरीके से भी कर सकता हूं इसको। और ये एक बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन है और एग्जामिनर के लिए बड़ा। देखिए, लेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बराबर है एक्स। तो टैक्स कितना होगा, एक्स का 40 अपॉन में 100, कितना हो जाएगा, 2/5x। ठीक है ये बात। अच्छा जी, अब मुझे बताइए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो होगा वो कैसे निकलेगा। x माइनस 2/5x इज इक्वल टू कितना, 12 लाख, ऐसे निकलेगा। 5 और 2, 3/5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 लाख। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 लाख इंटू 5/3, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा क्या, 3 4 जा कितना हो जाएगा, 20 लाख। क्या निकल आया, x निकल आया। बिफोर टैक्स है ना ये। अब मुझे इसे बिफोर इंटरेस्ट बनाना है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज इक्वल टू 20 लाख। अब मुझे करना है प्लस इंटरेस्ट, कितना, 10 लाख का। तो वैल्यू कितनी हो गई, 30 लाख हो गई। 30 लाख वैल्यू क्या है, दिस इज नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यही तो रिक्वायरमेंट होती है आपकी। और डिवाइड कर दूंगा किससे इसको, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। तो क्या निकल आएगा, 3 टाइम निकल आएगा, ये आंसर निकला। ये हमने एक्स के तरीके से किया था, वो हमने यूनिटरी मेथड को लगाया। कोई चीज 100 रुपया थी, उसका 40% माइनस करने के बाद वो 60 बची। 60 बराबर है 12 लाख। तो 60 अगर 12 लाख है तो 100 कितनी होगी, 20 लाख। 20 लाख क्या है, बिफोर टैक्स है। उसे बिफोर इंटरेस्ट बनाने के लिए इंटरेस्ट जोड़ दिया।
बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया, डिवाइड कर दिया उसको उससे, ऐसा। आपके एग्जाम में आफ्टर डिविडेंड भी शायद हो जाए क्वेश्चन के अंदर, ऐसा करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा था, व्हाट वाज दैट क्वेश्चन? 31, हाँ। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट किस हेडिंग के अंदर जाएगा, आंसर ना देखना। अच्छा, लॉन्ग टर्म डेट क्या होते हैं? डिवेंचर्स होते हैं, तो भी पता चला ये इधर से नाकफल आपको। डिवेंचर्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती हैं। डिवेंचर्स अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग है तो क्या नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर दिखता है डिवेंचर्स? और अगर उसका रिडम्पशन अगले साल जाने वाला होता है तो वो किसके अंदर चला जाता है? करंट लायबिलिटी के अंदर। किसका पार्ट बन जाता है? अदर करंट लायबिलिटीज का पार्ट बन जाता है, वो है ये। फर्नीचर एंड फिक्चर्स किसके अंदर चला जाएगा? कौन सी हेडिंग के अंदर जाएगा? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स में किसके अंदर? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, ये हेडिंग होती है बड़ी वाली, उसके अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर जाएगा। वहां टेंजिबल इंटेंजिबल थोड़ी बोला गया है, वहां तो बोला प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, जिसमें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एक चीज है और इंटेंजिबल एसेट्स दूसरी चीज है। तो किसके अंदर चला गया? प्रोविजन फॉर वारंटीज, याद करो, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है? लॉन्ग टर्म होते हैं। वारंटी, आपने रेफ्रिजरेटर बेचा, एसी बेचा, उसकी वारंटी दे दी 10 साल की, 5 साल की, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के अंदर चला जाता है, ठीक है। कैपिटल एडवांसेस, यस, कैपिटल एडवांसेस, पहले बताइए होता क्या कैपिटल एडवांस? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैपिटल एडवांस, अच्छा इनकम, वही सोचूंगी यार, कैपिटल एडवांस को इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कहाँ चलेगा? करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी के अंदर क्या अदर करंट लायबिलिटीज? ये सिर्फ करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी के अंदर अदर करंट लायबिलिटी। नीचे बोला हम लोगों ने कैपिटल एडवांसेस क्या होता है? मैंने कोई मशीनरी खरीदी है, बिल्डिंग खरीदी है, लैंड खरीदना है, उसके लिए मैंने पैसा एडवांस दे दिया, एसेट होती है ये, एसेट होती है। नॉन करंट एसेट्स के अंदर भी किसके अंदर जाएगा ये? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर चला जाएगा ये, ठीक है। गॉट इट? अच्छा, इसके बाद हमने बोला एडवांस रिकवरेबल इन कैश विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल, करंट एसेट्स का पार्ट बनता है, ठीक है। जरा देखिए आपके आंसर में क्या लिखा है, आंसर देखिए अपना। कैपिटल एडवांसेस नॉन करंट एसेट्स के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बोला था ना सबने? अरे रुक जाना, हाँ, नहीं नहीं नहीं, कैपिटल एडवांस जो था, आप लोगों ने बोला अभी यहाँ पर क्या, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर बोला था? नहीं, कैपिटल एडवांसेस के अंदर गया है। किसके अंदर है? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर गया है। चैप्टर 1 को दोबारा से पढ़ने की जरूरत है बहुत अच्छे से। एग्जामिनर उन्हीं क्वेश्चंस को उठाता है जिनको बच्चा जनरली इग्नोर करता है। रूटीन तो सबको याद रहते हैं, जो याद न रहने वाली चीजें क्या होती हैं? अब जैसे मैंने बताया था ना आपको, मेस्ट हेड्स एंड पब्लिशिंग टाइटल, है ना, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, मैं अगर वाइवा लेने जाऊंगा पूछूंगा ये चीजें। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट क्या होता है? बच्चा कहता है हो, अबे रिजर्व्स का पार्ट होता है वो, सबसे लास्ट वाला रिजर्व्स, इट्स अ टाइप ऑफ रिजर्व्स, अदर करंट लायबिलिटी का कॉल्स इन एडवांस। कैपिटल एडवांसेस देखिए ना आप, ये देखिए कैपिटल एडवांस लॉन्ग टर्म लॉस, तो चैप्टर 1 पढ़ने की जरूरत है भाई, मैं कुछ नहीं बोल सकता। और सुनो, एडवांस रिकवरेबल फ्रॉम कैश विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल, ये किसके अंदर बोला गया है? करंट एसेट्स के अंदर तो डाला, लेकिन उसको स्पेसिफाई करना है अपने नीचे। अदर करंट एसेट्स नहीं, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हैं। तो देखो, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हैं, यू कैन क्लोज द डोर, ऐसा करके चल रहा है। चलो अगला देखिए, रेशियो का कौन सा पार्ट चल रहा है देखिए। हाँ, थ्योरी। Lala Limited and Bala Limited use different accounting policies for inventory valuation. These variations leave a big question mark on cross-section analysis. Oh my gosh, cross-section analysis ध्यान है किसी को? ये और पार्ट होना चाहिए था वैसे, ठीक है। याद है क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस किसको बोलते थे? कंपैरेटिव और कॉमन सेंस, वो थ्योरेटिकल चैप्टर डिस्कस किया था आपके साथ। ये आप ही को पढ़ना है, मुझे नहीं पढ़ना। और मैंने कहा था कि क्रॉस सेक्शनल, और मैंने कहा था ना क्रॉस सेक्शनल वाले पे क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर्स। आइडेंटिफाई द लिमिटेशन ऑफ रेशियो, हाईलाइट इन द अबव सिचुएशन। देखो, ऊपर क्रॉस सेक्शनल वगैरह के बारे में बात कर दी, और क्या बोल दिया? रेशियो की हाईलाइट को बोल रहा है। ऑल्सो एक्सप्लेन एनी टू अदर लिमिटेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस पार्ट
फ्रॉम आइडेंटिफाइड अबव। उसके अलावा जो बिजनेस स्टडीज में क्या करते हैं लोग कि जैसे मान लो एक क्वेश्चन में एक आइडेंटिफाई करना होता है और उसके अलावा 3 और लिखने होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो आइडेंटिफाई करा उसी पे एक्सप्लेन कर देते हैं, वो तो हो गया एक नंबर में खत्म, उसके अलावा 3-4 और लिखने होते हैं। कोई बात नहीं, आपको जो बोर्ड वाले में नहीं होगा ऐसा कोई परेशानी। आगे चलिए, वो तो कर देते हैं लोग ऊपर नीचे थोड़ा सा। तो कौन सी लिमिटेशन है रेशियो की बताइए। हाँ, बाकी लोग बताएंगे ना कौन सी लिमिटेशन है ये। चलो एक बार देखते हैं जरा, दोबारा से नोट्स खोल करके लिमिटेशन कौन कौन सी थी। अपने रेशियो के नोट्स में चलिए, शुरू वाले पेजेस पर, एडवांटेजेस और लिमिटेशन, मींस एंड नॉट द एंड। एक एक लिमिटेशन में एक क्वेश्चन बन सकता है, मैं बता रहा हूं आपको। लैक ऑफ एबिलिटी टू रिजॉल्व प्रॉब्लम्स, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड डेफिनेशंस, लैक ऑफ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड लेवल्स। ठीक है, रेशोज बेस्ड ऑन अनरिलेटेड फिगर्स। 5 लिमिटेशंस आपके पास है। और अब आपका क्वेश्चन दोबारा देखें जरा एक बार। आपका क्वेश्चन था ये वाला कि लाला बाला ने डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन है। अब डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी कौन सी के अंदर आ रही है? नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ। These variations leave a big question mark on cross-sectional analysis and comparison of two form is not possible। ठीक है जी। तो कौन सा आपका तरीका है? अकाउंटिंग पॉलिसीज की बात कर रहा है। अकाउंटिंग पॉलिसीज की बात कौन सी लिमिटेशन कर रही है? देखिए आपके साथ स्क्रीन पर दिख रहा है, ये देखिए, स्टैंडर्डाइज डेफिनेशन की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। हाँ, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने एनसीईआरटी के लिए है ना सारी इन्फॉर्मेशन। देखो एनसीईआरटी में कौन सा दिख रहा है, एनसीईआरटी में कौन सी लिमिटेशन आई है भाई। इन्होंने क्या कर दिया, दो चीजों को मिला दिया। एनसीईआरटी की डेफिनेशन देखिए, अगर कहीं भी कुछ गड़बड़ होगी, अभी मैं बताऊं, कुछ दिन पहले क्या मतलब 2 दिन पहले मैं मिला, आई विल नॉट पुट दैट इन रिकॉर्डिंग। इन नटसेल ये है कि अगर कोई क्वेश्चन आपका सीबीएसई में, या कोई क्वेश्चन आपका कहाँ पर एनटीए में, या सीयूटी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए पहले तो। सीयूटी ने एनसीईआरटी बोला है, तो चाहे कोर्ट भी चले जाएंगे तो भी एनसीईआरटी में जो लिखा है उसको ठीक माना जाएगा, पहली चीज। और सीबीएसई इज बाउंड टू ओबे दैट वर्डिक्ट। एनसीईआरटी में इस लिमिटेशन के बारे में क्या लिखा है देखिए जरा, कौन सी लिमिटेशन एनसीईआरटी की कैटेगरी में फॉलो होती है देखिए। मार्किंग स्कीम में जो भी लिखा है, अगर लिखा है, एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, कौन सी लिमिटेशन लग रही है ये? मीन्स एंड लॉट्स, मीन्स एंड नॉट द एंड, लैक ऑफ एबिलिटी टू रिजॉल्व प्रॉब्लम, लैक ऑफ स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, या लैक ऑफ यूनिवर्सली एप्लीकेबल स्टैंडर्ड लेवल्स हैं, या लास्ट वाला है कौन सा, रेशियो बेस्ड ऑन अनरिलेटेड। कौन सा लगता है? फोर्थ लगता है इसमें, लग रहा है फोर्थ। चौथा नहीं लग रहा क्या? अबे आपके नोट्स में जो दे रखा है वो वाला कौन सा लग रहा है? लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड डेफिनेशंस। नहीं, डेफिनेशन कहां से आ गई उसके अंदर? क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पढ़िए। आइडेंटिफाई द लिमिटेशन ऑफ, ऊपर बोला क्वेश्चन ने कि डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज को हम लोग फॉलो करते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन में। डेफिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं हम अकाउंट की प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं, अकाउंट को करने के तरीके की बात कर रहे हैं। और वो हमारी जो डेफिनेशन है उसमें कहाँ लिख रहा है ये? हाँ, लैक ऑफ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स है। भाई अगर हम एक स्टैंडर्ड को फॉलो करें, दूसरे को फॉलो करें, स्टैंडर्ड किससे बनते हैं? अकाउंटिंग की पॉलिसी से तो डिराइव होते हैं वैसे चल के। आई थिंक इट इज क्लियर। तो आपकी जो या सीबीएसई की जो मार्किंग स्कीम है, इन्होंने जो आंसर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, वेरिएशन इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एज अ लिमिटेशन हाईलाइटेड इन द गिवन स्टेटमेंट। और अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस जो वेरिएशन होता है, मतलब वो ये होता है कि अगर आप स्टैंडर्डाइज तरीको, सॉरी, आप क्या, इसका देखें जरा, हमारा हमारा पार्ट क्या था, फोर्थ वाला। यस, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड लेवल्स, उनको नहीं फॉलो करते हैं, तब बनता है ये वाला पार्ट। तो सीयूटी में तो आप बहुत अच्छे से बचेंगे। और सुनो, जब मार्किंग स्कीम आती है हमारे पास, तो मार्किंग स्कीम अगर हमें लगता है कि ये दाएं बाएं हो रखी है, तो इंटरनल डिस्क्रिप्शन होता है हेड एग्जामिनर्स का, उसको फॉलो करते हैं।
और हमें मालूम है कि एनसीईआरटी में ही दे रखा है, तो हम उस क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी तो हम लोग भी रेफर करते हैं। आगे चलिए, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या था। हाँ जी, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो का मतलब समझ में आ गया, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो जो है, याद है नई रेशो इंट्रोड्यूस हुई है नेट एसेट्स, ये फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशो नहीं है, ये नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो है। इसका मतलब आपको क्या करना है, इसका मतलब क्या करना है कि टोटल एसेट्स में से क्या माइनस कर देनी है आपने, करंट लायबिलिटीज। टोटल लायबिलिटी माइनस करेगी तो भैया शेयर होल्डर फंड आएगा, और टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटी माइनस करेगी तो अंडा आएगा। टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी तो जीरो बचेगा आपके पास। टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी करूंगा माइनस, तो बचेगा शेयर होल्डर फंड। और टोटल एसेट्स में से अगर मैं माइनस कर दूंगा करंट लायबिलिटी, तो मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड यानी नेट एसेट्स आएगा। या फिर मैं शेयर होल्डर फंड जोड़ दूं और लॉन्ग टर्म बोरोइंग जोड़ दूं, तो मेरे पास आएगा नेट। देखिए कौन सी चीज बनती है इस क्वेश्चन में, सी दैट, ट्राई करिए एक बार जरा, कौन सी चीज बन पा रही है, कौन सा, और कौन सा कह रहा हूँ यार, वही तो कह रहा हूँ। पहले रुक जा, डिटरमाइन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, आरओआई क्या बोल रहे हैं हम लोग, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड। पहले पहले एक बार तो करने दे जरा। नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो तो आराम से निकल आएगी, कोई इस पे कंट्रोवर्सी नहीं है। बताइए क्या क्या जोड़ेंगे, नेट एसेट्स में क्या क्या जोड़ेंगे। 15% डिवेंचर जोड़ दिया, बैंक लोन जोड़ दिया, प्रेफरेंस शेयर जोड़ दिया, इक्विटी शेयर जोड़ दिया, रिजर्व सरप्लस जोड़ दिया, बस यही तो होगा ना, या कुछ और होगा। करेक्ट है। मैं अगर बोलूं तो, अगर अभी थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूले जो सीखे थे, हम डेट इंक्लूड करेंगे, डेट और इक्विटी इंक्लूड करेंगे। डेट के नाम पे क्या दिख रहा है, 15%, 10% बैंक लोन भी डेट के अंदर चला गया। फिर इक्विटी के अंदर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आया, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस आया। कुछ बच्चे पता क्या कहते हैं, सर प्रॉफिट को क्यों नहीं ऐड कर रहे। बेटा जब रिजर्व सरप्लस है ना, तो ये मेजर हेडिंग है, इसके अंदर प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूड होता है। अगर सिर्फ रिजर्व लिखा रहता, सरप्लस ना होता, तो ये प्रॉफिट को भी मैं इंक्लूड करता, कौन सा, आफ्टर टैक्स वाला। प्लीज अंडरस्टैंड माई वर्ड्स, मैं क्या बोल रहा हूं। अगर हमारे क्वेश्चन में दे रखा है रिजर्व एंड सरप्लस, तो क्वेश्चन के अंदर जो नेट प्रॉफिट वगैरह दे रखा है ना, उसको कंसिडर नहीं करना। अगर क्वेश्चन में सिर्फ रिजर्व लिखा हुआ है, तो मतलब सरप्लस तो अभी इंक्लूड ही नहीं हुआ, तो सरप्लस किसको लेके चलेंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड वाले को, वो जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है वो वाला। लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है, तो नेट प्रॉफिट वाले पार्ट को कंसिडर नहीं करना है आपने। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। दूसरा क्या निकली थी वैल्यू, बताइए व्हाट वाज द वैल्यू। 20 लाख, 20 लाख 40 हजार, और 70,000, 70 और 40, 1 करोड़ 10 लाख, और 1 करोड़ 20 लाख। ये तो निकला है 1 करोड़ 20 लाख। क्या चीज थी ये, नेट एसेट्स निकल आई। और नेट एसेट्स को, ये तो डिनोमिनेटर में रखते हैं ना हम लोग, न्यूमरेटर में क्या रखते हैं, नेट सेल्स 3 करोड़ माइनस 15, 3 करोड़ 60 लाख, 3 करोड़ 60 लाख, 3 करोड़ 60 लाख डिवाइडेड बाय कितना, बोलो कितना निकली वैल्यू। 3 करोड़ 60 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़ 20 लाख, तो 3 टाइम्स निकल गया ना। यू गॉट योर आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, निकला आंसर ना इसका। करके दिखाऊं क्या, ऑनलाइन में करके दिखाऊं क्या, ओरल हुआ ना, क्वेश्चन नहीं हुआ, ज्यादा मुश्किल नहीं है, 4 नंबर का क्वेश्चन था। चलो अब जरा देखते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड क्या, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। ठीक है, क्वेश्चन में डिविडेंड कहां दे रखा है बता। नहीं, वो जब तक हमें बहुत क्लियरली नहीं बोला तब तक कंसिडर नहीं करना किसी चीज का। बेटा मेरी बात समझ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर, देखो हमें लेना नेट प्रॉफिट, हमें क्वेश्चन करते समय लिखना नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स एंड बिफोर डिविडेंड। डिविडेंड तो दिया ही नहीं हमने। अगर हमारा क्वेश्चन नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, व्हाट डज इट मीन, क्या बताया था, इट इज आफ्टर इंटरेस्ट एंड आफ्टर टैक्स बट बिफोर डिविडेंड। तो डिविडेंड जब दिया ही नहीं है, तो वो तो कहीं इंक्लूड ही नहीं हुआ ना। अगर क्वेश्चन होता नेट प्रॉफिट
नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर डिविडेंड, तो फिर मैं डिविडेंड ढूंढता ना 12% प्रेफरेंस वाला। बोलिए, अगर इस क्वेश्चन में लिखा रहता नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर डिविडेंड इज 6 लाख, तो मैं क्या करता? तब डिविडेंड की फिगर कहां से मिलती मुझे? प्रेफरेंस से मिलती, उसे भी एड बैक करता। तो अब ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले किया, क्या निकला? अगर टैक्स 40% था, टैक्स अगर 40% था, तो ये जो 6 लाख है इट इज 60% ऑफ समथिंग, तो ये 10 लाख निकला है क्या? ओरल हो रहा है क्वेश्चन, 10 लाख क्या निकला हमारा? 10 लाख इज व्हाट आफ्टर इंटरेस्ट? इंटरेस्ट 15% डिवेंचर पे कितना है? 2 लाख, 3 लाख, और 10% लोन कितना? 2 लाख, 5 लाख ये और हो गया। ठीक है, 10 + 5 कितना हो गया? 15 लाख हो गया। 15 लाख निकला, इज दैट ओके? नहीं निकल पा रहा, मैं दिखाता हूँ निकाल के, करके दिखा रहा हूँ ना, रुको। ये देखो, देखो भाई जरा दोबारा से देखिए, सेम क्वेश्चन आपके सामने। ये वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास? 6 लाख दे रखी है ना, दिस वैल्यू 6 लाख, टैक्स रेट 40% है, तो 6 लाख इंटू 100 इज व्हाट? 10 लाख आंसर आ गया, ये 10 लाख। ये 10 लाख क्या है हमारा? दिस इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, कितना? 10 लाख है, प्लस इन प्लस क्या करूंगा? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना है? 3 लाख, प्लस इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितना है? बैंक लोन कितना है? 2 लाख। तो भाई मेरी वैल्यू कितनी टोटल मिला के आ गई? 15 लाख आ गई ना। क्या निकला है मेरा? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड कितना है? 15 लाख। और डिवाइडेड बाय क्या करते हैं हम लोग? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना निकाला था आपने? अभी निकाला था, कितना निकाला था कैपिटल एम्प्लॉयड? कौन सा गलत आ रहा है ये? अबे अभी तो निकाला था, नहीं निकला था 1,20,00,000? 1,20,00,000 करा, इंटू 100 भी तो करा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 1 6, कितनी वैल्यू आ गई? 150/12। और कर, कितना आ गया? 12 ऐसे। और अभी तो सिर्फ हमने क्या करा? सिर्फ फॉर्मूले ही रिवाइज करे थे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं, और क्या? कैसे नहीं होगा? नहीं रुक जा, हाँ होगा ना, क्यों नहीं होगा? अरे 12 12 144 होता है, 144 होता है ना, बच गया 6, 0.5 ही तो हुआ। 6 जो है 12 का 0.5 भी तो होता है, अगर मैं वैसे देखूं तो। 12 12 जा 144, बच गया 6, 6 इज व्हाट? 12 का 0.5 निकल गया, यही तो निकला। क्लियर है? अच्छा, और क्या? और क्वेश्चन कौन सा था इस पे देखिए जरा, नीचे, नीचे देखिए, नीचे नीचे रीजन वाला, इंक्लाइन डिक्लाइन वाला रीजन देखिए, आगे देखते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, भाई क्या होती है कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो? डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। डेट के अंदर क्या क्या चीज आएगी आपकी? ये नॉन करंट डेट, और कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या है? इक्विटी प्लस डेट। मतलब नीचे डिनोमिनेटर में शेयर होल्डर फंड और डेट दोनों के कंपोनेंट जाएंगे, ऊपर सिर्फ डेट जाएगा। चलो पढ़ते हैं जरा इसको। रेशो 0.3:1 है, कितना चतुराई से जो भी आपका जो भी आपका एक्सपेक्टेड आंसर है उसका उल्टा आंसर आना है। याद है मैंने बताया था, अगर 1:1 आता तो नो चेंज, 2:1 होता है तो क्या होता है? अगर ऊपर भी माइनस हो नीचे भी माइनस हो तो प्लस, और ऊपर भी प्लस हो नीचे भी प्लस हो तो माइनस, रेशो उल्टी जाती है। प्लीज समझिए, कोई भी रेशो, जैसे मैं मानू अगर सेम अमाउंट से ऊपर भी माइनस हुआ नीचे भी माइनस हुआ तो रेशो विल इंप्रूव। सेम अमाउंट से न्यूमरेटर भी प्लस हुआ डिनोमिनेटर प्लस, रेशो विल डिक्लाइन। कब होगा? जब रेशो 1 से ज्यादा होगी। अगर रेशो 1:1 है तो ऊपर नीचे अगर सेम अमाउंट तो कुछ रेशो को फर्क पड़ना ही नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ न्यूमरेटर में फर्क पड़ेगा तो फर्क पड़ जाएगा, अदरवाइज नहीं। ये जो स्टैंडर्ड मैं चीज बता रहा हूँ ये तब है जब आपका सिमिलर अमाउंट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ऐड होते हो या प्लस होते हो। ठीक, अगर रेशो 1 से कम है तो अगर ऊपर माइनस और नीचे माइनस, पहले रेशो इंप्रूव होती थी, अब डिक्लाइन हो जाएगी। और अगर ऊपर प्लस और नीचे प्लस, रेशो पहले क्या होती है? डिक्लाइन, अब क्या हो जाएगी? इंक्रीज, उल्टा हो जाएगा इफेक्ट। देखें जरा, सेल ऑफ इक्विपमेंट 10 लाख का 9 लाख में बेच दिया। 10 लाख के इक्विपमेंट को कितने में बेच दिया आपने? 9 लाख में बेच दिया। तो रेशो क्या हो गई? रेशो 1 से कम छोड़, पहले पहले मुझे बता कि इक्विपमेंट जो है वो डेट और इक्विटी में कहां आते हैं?
थोड़ा सा रुक जा, पहले मुझे बता, डेट के अंदर इक्विपमेंट आता है कहीं पर? नहीं। कैपिटल एम्प्लॉयड में इक्विपमेंट आते हैं ना? और आपका इक्विपमेंट कितने का चला गया नीचे से? 10 लाख चला गया, और बदले में पैसा आया होगा कुछ, तो वो पैसा डेट और इक्विटी में कहीं जाता है? कैश इक्विटी में क्यों चला जाएगा बता? कैश इक्विटी में क्यों जाएगा बता? अरे तुम अपना विजडम यूज करो यार। अच्छा, 10 लाख के बदले में जो 9 लाख, 1 लाख का नुकसान हुआ, वो कहां जाएगा? वो इक्विटी में जाएगा। तो डेट में कुछ जा रहा है? नहीं जा रहा। मतलब हमने जो 9 लाख रुपए का सामान बेचा तो जा ही नहीं रहा, हमने तो कैश बेचा ना। तो हमारा सिर्फ एक चीज जा रही है, क्या? 1 लाख रुपए का क्या लॉस? उससे मेरी इक्विटी कम होगी, उससे इक्विटी कम होगी तो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड कम होगा। उससे क्या होगा भाई? आपका फॉर्मूला क्या है? डेट अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के दो कंपोनेंट है, एक इक्विटी और एक क्या है, डेट है। डेट में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इक्विटी तो लेकिन डिक्रीज हो रही है ना, तो डिनोमिनेटर कम हो गया। डिनोमिनेटर कम हुआ ना, न्यूमरेटर में कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो रेशियो क्या होगी? इंक्रीज या डिक्रीज? अगर सेम अमाउंट ऊपर नीचे होगा तो इफेक्ट उल्टा जाएगा, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, बड़ा साफ साफ दिख रहा है कि डिनोमिनेटर हो गया क्या, कम। न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं है, तो रेशियो क्या हो जाएगी? इंप्रूव। ठीक है, रीजन क्या लिखोगे? रीजन लिखोगे, दिस ट्रांजेक्शन विल रिड्यूस इक्विटी, हेंस डिनोमिनेटर विल रिड्यूस, नो चेंज इन न्यूमरेटर, रेशियो विल इंप्रूव। ऐसा करके लिखना है। अगला देखते हैं। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट 1 लाख फॉर 15 मंथ्स, अज्यूमिंग ऑपरेटिंग साइकिल इज 18 मंथ। 18 महीने का ऑपरेटिंग साइकिल है जी। ठीक है, सुनो। तो ये करंट लायबिलिटी बन गई ना, ऑपरेटिंग साइकिल से तो कम चल रहा है मामला। अब करंट लायबिलिटी है अगर, तो इसका डेट और इक्विटी में कोई फर्क पड़ रहा है? अगर ये 18 महीने से ज्यादा की होती तो क्या बन जाती है? नॉन करंट लायबिलिटी बन जाती। लेकिन अब तो फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि आपके ऑपरेटिंग साइकिल को कम बता रहा है। इट विल नॉट चेंज, नीदर डिनोमिनेटर नॉर न्यूमरेटर विल बी अफेक्टेड, हेंस रेशियो विल नॉट चेंज, सेम रहेगा। डिवेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या होता है, देखिए जरा। डेट कन्वर्ट हो रहा है इक्विटी में, और इक्विटी बढ़ रही है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड तो सेम रही ना। कैपिटल एम्प्लॉयड में तो कोई चेंज नहीं हुआ, पहली बात। ऊपर न्यूमरेटर में क्या कम हो गया? डेट कम हो गया ना। तो अब क्या होगा? रेशो डिक्लाइन हो जाएगी। क्या समझ पाए? दोबारा समझिए। ऊपर डेट है, ऊपर क्या आपके पास है, देखिए। हमारी रेशो होती है डेट अपॉन में, रुक जा, इक्विटी प्लस डेट। ये कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए मैं यूज कर रहा हूं। मेरे डिवेंचर कन्वर्ट हो गए शेयर में, तो क्या हो गया? मेरा इक्विटी बढ़ गया और डेट कम हो गया, तो रेशियो में तो कोई फर्क ही नहीं हुआ। एक बड़ा, उसी में प्लस उसी में माइनस हो गया, डिनोमिनेटर में नो चेंज। लेकिन डेट तो कम हो गया ना, तो डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं है, लेकिन न्यूमरेटर कम हो गया, तो रेशियो क्या हो जाएगी? डिक्लाइन हो जाएगी। डिक्लाइन, रेशियो डिक्लाइन। डाउट है पीछे से, उधर से? अच्छा, और आगे चलते हैं जरा। सर हाँ। ये मतलब जैसे 0.3 है अपने कहा था, मतलब इसमें उल्टा आएगा तो फिर इसमें भी नहीं, तो उल्टा थोड़ी आएगा यार, मेरी बात समझ। उल्टा तो तब आता जब हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम अमाउंट से गड़बड़ हो रही थी तब। या तो अगर एक सिर्फ न्यूमरेटर में इफेक्ट है, सिर्फ डिनोमिनेटर इफेक्ट, तो नेचुरल जो चलना है वैसे ही चलेगा ना, फिर उल्टा क्यों होगा? हाँ हाँ हाँ। इनकम टैक्स रिफंड ड्यूरिंग द ईयर कितने का बोला आपने? 50,000 रुपए। उससे क्या होने वाला है बताइए? इनकम टैक्स रिफंड से क्या होने वाला है बताइए? कहाँ जाएगा इनकम टैक्स रिफंड? किस जगह पे जुड़ता पड़ता है बताइए? अरे इनकम टैक्स रिफंड जो है आपके लिए, वो आपके कहाँ जुड़ता है? प्रॉफिट एंड लॉस में जुड़ता है ना जाके? नहीं जुड़ता। भाई आपकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम टैक्स रिफंड, अगली एंट्री इनकम टैक्स रिफंड टू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो फाइनल एंट्री बनी कैश इंक्रीज, और क्या? प्रॉफिट ऑल्सो इंक्रीज। डेट और इक्विटी में कैश तो कहीं यूज ही नहीं हो रहा, क्या यूज हो रहा है? सिर्फ इक्विटी। इक्विटी विल इंक्रीज, विल देयर बी एनी इंक्रीज इन डेट? नहीं। तो न्यूमरेटर में तो कोई चेंज नहीं हुआ, डिनोमिनेटर क्या हो गया? बढ़ गया, तो रेशियो क्या हो जाएगी? रेशियो क्या हो जाएगी? डिक्लाइन। नहीं पता चल रहा बेटा, समझो। इनकम टैक्स का रिफंड जो होता है वो मेरे प्रॉफिट में जाके जुड़ता है ना। कैश फ्लो पढ़ के आओ ना अभी।
अबे जब प्रॉफिट में जुड़ा तभी तो माइनस करते हैं ऊपर ऑपरेटिंग करते समय। तो इनकम टैक्स का जो रिफंड मेरे पास आया, वो रिफंड क्या है? मेरी एंट्री बनती है बैंक डेबिट और क्रेडिट में इनकम टैक्स रिफंड, और अगली एंट्री बनती है इनकम टैक्स रिफंड टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो मेरी एंट्री बनती है बैंक टू प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि मेरा बैंक बढ़ गया और मेरा प्रॉफिट भी बढ़ गया। बैंक बढ़ने का ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रॉफिट बढ़ने का तो इक्विटी में फर्क पड़ता है ना। तो डिनोमिनेटर बढ़ गया ना आपका, और डिनोमिनेटर बढ़ा और न्यूमरेटर नहीं बढ़ा, तो रेशियो क्या हो जाएगी? डिक्लाइन हो जाएगी। ऐसे लेके चलते हैं। तो इंक्रीज डिक्रीज वाला भी आपने देखा इसका। और कोई क्वेश्चन था रेशियो का इसमें? नहीं था। चलिए अब जरा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की तरफ थोड़ा सा नजर मार लेते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बाकी करते हैं। क्या क्या मिलेगा? अगर मैंने ब्रेक दे दिया तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी ना यहाँ। हो गया ब्रेक। चलिए, रेशोज को इस्तेमाल करना भी थोड़ा बहुत सीखा, लेकिन अभी आपके पास सिर्फ चैलेंज यही है कि आप क्या करें, इसको रिवाइज करें। टारगेट बनाइए कि 31 यानी कल तक इसको रिवाइज कर लें। रेशो और कैश फ्लो 31 तक रिवाइज कर लेंगे, यू विल हैव अ ग्रेट रिलीफ फॉर योर बोर्ड प्रैक्टिकल वाला एग्जाम के लिए। बोर्ड के लिए तो होगा, आसानी होगी। थर्ड बुक पूरी कर लीजिए, उसके बाद सेकंड बुक पूरी कर लीजिए, फिर फर्स्ट बुक पे आ जाइए। ठीक है, क्लास के तुरंत बाद मैं बैठ रहा हूँ, अगर किसी को इशू ऑफ शेयर्स में डाउट हो तो वो बैठ सकता है मेरे पास बहुत लंबे समय तक। कल नहीं, आज, अभी क्लास के बाद। कल चले। आज तक नहीं लगाई मैंने, इसलिए लगानी। ठीक है। हाँ, अगर रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट रॉकेट मार के चला जाएगा फिर तो फोटो लगनी लगनी है। फिर तो नोएडा के थाना है। अच्छा, चलो ठीक है। एनीवे, आई ऑलवेज हैव एन होप विद ऑल ऑफ यू। मैं मान के चल रहा हूँ कि सारे के सारे कितने एसआरसीसी तो बढ़ जाएगा भाई इस साल तो। अगर कनाडा वाले कनाडा चले जाएंगे, बाहर वाले बाहर चले जाएंगे तब। आइए देखें, रेशो को, फोन बंद रख ले। अब मैं और ज्यादा एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं कर सकता, रिकॉर्डिंग में चली जाती हैं चीजें। बहुत बेइज्जती होगी अगर मैं बुरे शब्दों का प्रयोग करूंगा। देखिए, हम प्योर दिल्ली के सरकारी स्कूल और कॉलेज से पढ़े हुए लोग हैं। हमारा 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 शब्दकोश बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। कुछ नहीं पढ़ा भाई, मैं 12th के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। आज मुझे लगता है 12th के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी मैंने। चलो देखिए जरा, नेट सेल्स होता है आपके पास, नेट सेल्स। कैश फ्लो भी इसी के थ्रू समझाया था, रेशियो भी समझाया था। माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करते हैं, यू विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट निकल आता है। माइनस आप क्या करते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यू विल गेट व्हाट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल आता है। माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, और प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस करते हैं। अब क्योंकि आप कैश फ्लो पढ़ चुके हो, तो आपको मालूम है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं। नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है आपकी? इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, ये सारी नॉन ऑपरेटिंग होते हैं। गेन इन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स वगैरह, ये सब आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी आपको मालूम है, याद है? एक शीट बचपन में दी थी आपको, जो अब शीट बन चुकी है। ये एक्सपेंसेस थे आपके पास। हमने बताए थे दो कैटेगरी डायरेक्ट होते हैं और क्या होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं। बार बार इसी का जिक्र करता हूं। ऐसी इनडायरेक्ट एक्सपेंस की दो कैटेगरी होती हैं, एक को बोलते हैं ऑपरेटिंग और एक को बोलते हैं क्या, नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग के अंदर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस वो सारे आते हैं। नोट्स में ये भी गिवन है। इसी तरह से जो हमारे पास इनकम होती है उसकी दो कैटेगरीज बनती हैं। पहली कैटेगरी क्या बनती है, ऑपरेटिंग इनकम हमारी, जो सिर्फ क्या होती है, सेल्स होती है। इसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं। बाकी सारी इनकम क्या होती है आपकी, नॉन ऑपरेटिंग इनकम बोलते हैं दूसरों को। इसको अदर इनकम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अदर इनकम भी बोलते हैं। तो जब हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स छोड़ लिया तो डायरेक्ट एक्सपेंस लग गया, फिर हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंस यहाँ लगा दिए, फिर हमने क्या करा, सेल्स ऊपर लिख लिया था, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस यहाँ लिख दिया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, सारा का सारा चार्ट हमारा यूटिलाइज हो गया। बट आई विल गेट हियर, यहाँ मेरे पास जो वैल्यू आती है, क्या बोलते हैं इसको, नेट प्रॉफिट। ठीक है, कौन सा, बिफोर टैक्स वाला। इनफैक्ट इट इज बिफोर। अच्छा, कुछ बोलते हैं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट चला गया ना नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, तो यही माइनस हो गया ना इंटरेस्ट। डिविडेंड मिला, इंटरेस्ट मिला, वो यहाँ चला गया। चलिए, तो इनकम टैक्स का रिफंड भी अगर हुआ
हाँ, वो भी इधर ही आ गया ना। नहीं, इनकम टैक्स का रिफंड तो ऑपरेटिंग वाला होता है। हाँ, क्या बोली? हाँ, ये जो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो यहाँ है सिर्फ। क्या? वो तो सब कुछ है। बिल्कुल, क्योंकि इंटरेस्ट लेना आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी थोड़ा ही है। और इसके बाद हमने क्या कर दिया, माइनस टैक्स कर दिया, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बस, दैट इज योर फिगर, यहीं से आपका काम चलना है। इसके बाद आप देखते हैं ना, अप्रोप्रिएशन, प्रपोज डिविडेंड, इंटर्म डिविडेंड, ट्रांसफर रिजर्व, वो नहीं करना हमें। वो तो कैश फ्लो में क्या था ना। तो पहली रेशो जो आपके सामने आई थी, क्या आई थी? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स, जीपी रेशो। क्या हुई? जीपी अपॉन में नेट सेल्स इंटू 100 कर दिया। ये पहली रेशो। दूसरी रेशो क्या है आपके पास? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, जो कि कैसे निकाली आपने? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स इंटू 100 करके निकाली। तीसरी रेशो के लिए मैं जगह छोड़ रहा हूं अभी। चौथी रेशो ले लीजिए आप, नेट प्रॉफिट रेशो। जो क्या हुआ? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इंटू 100 कर दिया। ये निकला। अब जरा समझिए, अगर मुझे सीधा नेट सेल्स से और कहां पहुंचना है, सीधा ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहुंचना, तो क्या क्या माइनस करना पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करना पड़ेगा। तो जो अगली रेशो होती है उसे कहते हैं हम लोग सिर्फ ऑपरेटिंग रेशो। क्या बोलते हैं उसको? सिर्फ ऑपरेटिंग रेशो। वो किसके बराबर होती है? ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में नेट सेल्स इंटू 100। और बेटा, ऑपरेटिंग कॉस्ट किसे कहते हैं पता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट इज अ ब्रॉडर टर्म। उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंस दोनों शामिल होता है। तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है, क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन में नेट सेल्स इंटू 100, ऐसे भी लिखा जाता है। फॉर्मूला यही लिखना है आपको एग्जाम में, ऊपर वाला आपको समझाने के लिए था। अच्छा, जरा एक चीज देखिए आप। मान लिया जाए दिस वैल्यू, ये हमारी पहली रेशो, ये हमारी दूसरी रेशो, ये हमारी तीसरी रेशो, ये हमारी चौथी रेशो। मान लिया ये वैल्यू 1000 थी, ये वैल्यू 400 थी, दिस वैल्यू 600। मान लो ये वैल्यू 300 थी, ये वैल्यू कितना हो गया? 300। अब जरा मुझे बताइए ऑपरेटिंग रेशो कैसे निकलेगी? 300 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100 करके कितना? 30%। ठीक है जी, क्लियर है? अरे यही तो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये डिवाइडेड बाय नेट सेल्स करके निकाला आंसर। और ये वैल्यू कितनी आएगी? ये वाली वैल्यू, इसको थोड़ा नीचे करते हैं यहाँ पर। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हमारे पास यहाँ पर? 400 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना? 300 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100 करूंगा तो क्या आ जाएगा? 70%। आया 70%। और चौथी रेशो हमारे पास नेट प्रॉफिट रेशो थी, जो थी वो क्या थी? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन में नेट सेल्स इंटू 100। अब मुझे बताइए एक चीज यहाँ पर, ये रेशो है 30% और ये रेशो कितनी? 70%। दोनों का टोटल क्या है? 100। तो आपके सामने क्वेश्चन आया था ना यहाँ पर, पॉइंट नंबर 4, ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का टोटल करूंगा तो किसके बराबर है? भाई सेल्स इज 1000, 1000 में से 700 यहाँ और 300 वहां, तो 300 अपॉन में 1000, 700 अपॉन में 1000, 30%, 70%, दोनों का टोटल कितना है? 100%। ये रिलेशनशिप ध्यान रखना है। तो अगर बोल दे कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो या ऑपरेटिंग रेशो इज 7, ऑपरेटिंग रेशो इज बोलता है कितना? 67%। ऑपरेटिंग रेशो, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कितनी होगी? 33%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इज 33.33, तो दूसरी रेशो 66.64, 67, 6 ऐसा करके। वो जो अभी क्वेश्चन में आया था ना जिक्र हल्का सा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन इसके बराबर होता है, वही था। ठीक है। एक नन्ही सी रेशो और बच जाती है, कौन सी? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। वो अभी हमने पढ़ा था, आरओआई। क्या फॉर्मूला है उसका? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100, दैट इज योर रेशो। इसका क्वेश्चन अभी आप लोगों ने सीबीएसई के सैंपल पेपर से निकाल कर देखा था। ठीक है, चलिए अब स्कैनर खोलिए जरा, और कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो है उनको करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपने जो किया थोड़ा बहुत तो रिवाइज हो। नोट्स अपने संभाल लीजिए। स्कैनर स्कैनर खोल लीजिए सब लोग। करें?
इंक्रीज डिक्रीज वाला जो पार्ट था आपके लिए, मैं आपके साथ एक बार आपके क्लास ग्रुप पे तो नहीं शेयर कर रहा, मैं यहीं पर दिखा रहा हूँ आपको। रुक जा भाई, रुक जा आराम से। ऑनलाइन में देखिएगा जरा, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डॉक्यूमेंट हियर। दिख रहा है ये, जिसमें इनको सिर्फ पढ़ लीजिए, सिर्फ पढ़ लीजिए, ठीक है। और जहां जहां ये इंपॉर्टेंट वाले पार्ट है वहां पर एक्सप्लेनेशन बड़ा धुआंधार दे रखा है, एक्सप्लेनेशन दे रखा है, देखिए ये बोल्ड करके लिखा हुआ है 24, 25, 27, 28, पेज नंबर 2 पे। करंट रेशो से रिलेटेड ज्यादा पॉपुलर होते हैं। नहीं है आपके पास इंक्रीज डिक्रीज वाला पार्ट? ताहिर कहाँ है? अच्छा, करंट रेशो, क्विक रेशो, इट इज पॉपुलर। लेकिन अब क्या है कि आपके एग्जामिनर जो है वो इसके अलावा भी आपको डेट इक्विटी रेशो पे पूछ लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, इस तरह से पूछ लेंगे। मैं क्या करूंगा, इसके अंदर थोड़ी चीजें और ऐड करूंगा, जैसे कैपिटल एम्प्लॉयड वाला रेशो, कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो, उसको भी ऐड करके देखेंगे, लेकिन बाद में, अभी नहीं। मतलब बेसिक थीम तो पता चली ना किस तरह से हो रहा है। न्यूमरेटर में क्या इफेक्ट था, डिनोमिनेटर में क्या था, उसको लेके चल रहे हैं। चलिए स्कैनर लेके चलते हैं, स्कैनर के कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 145 है, अभी थोड़ा देर में। क्वेश्चन नंबर 145 खोलिए, और पेज नंबर कितना बोला मैंने? 4.113। इसको शुरू करिए, इसको करिए। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ना ये, क्वेश्चन नंबर करिए। चलिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 145, पेज नंबर 4.113। आपको बोला है कि कैलकुलेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस वो निकालना हमें नहीं पता। और गुड्स वर सोल्ड एट प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। अब बताओ, हम तो नोन से अननोन की तरफ चलेंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो जानिए क्या होता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो किसके बराबर होता है भाई? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, यही तो होता है, ठीक है, यही तो होता है। और कितना वैल्यू बोल रखी है इसकी? 6/1 बोली हुई है, ये तो बोला हुआ है। अच्छा, और हमारे पास बोला क्या कि गुड्स वर सोल्ड 25% प्रॉफिट, लेट कॉस्ट बराबर है कितनी? एक्स। अच्छा रुक जाइए, लेट कॉस्ट, लेट कॉस्ट बराबर हमने मान लिया क्या? एक्स मान लिया। तो बताइए आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा? एक्स के कितना परसेंट? 25/100, इतना क्या हो जाएगा? x/4 हो जाएगा। होगा नहीं होगा? लेकिन बाकी तो कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास है ही नहीं। हाँ, ये यहाँ से मैं कुछ निकाल सकता हूँ अगर देखूँ तो मैं इधर करता हूँ कितना, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना बन रहा है मेरा यहाँ पर ही? नहीं, नहीं बनता कुछ। करंट रेशो 2:1 दे रखी है, क्विक रेशो दे रखी है मेरे पास 1.5:1। करंट रेशो और क्विक रेशो में जो डिफरेंस होता है वो किसका होता है? स्टॉक का होता है। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मिल सकती है ना वहां से हमें? मिल सकती है इन्वेंट्री। चलो देखते हैं जरा, तो हम देखें जरा कि लेट करंट एसेट्स इज इक्वल टू, मैंने एक्स मान लिया, उस एक्स को छोड़ देते हैं यहाँ पर। तो क्विक एसेट्स क्या हो जाएगा बताइए मेरे? ओह सॉरी, गिवन है, नाइस। फिर तो आसान हो गया काम। चलिए, हम जानते हैं क्या कि क्विक एसेट्स जो होता है वो किसके बराबर होता है? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, ठीक है। और हमारी जो क्विक रेशो है वो किसके बराबर है? करंट एसेट्स, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। ये कितना है? करंट एसेट्स कितनी की? 8 लाख माइनस इन्वेंट्री अपॉन में क्या? करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू कितना बोल रहा है क्वेश्चन में? 1.5/1। और हमारे पास और क्या चीज है? हमारे पास और तो कुछ है ही नहीं। तो क्विक एसेट्स,
थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, हटाते हैं इसको यहां से, रुक जाइए। नोन से अननोन की तरफ चलते हैं। करंट रेशो ले लो भाई अपनी आप, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी के बराबर, ठीक है जी। जो कि वैल्यू कितनी है करंट एसेट्स की, 8 लाख है, अपॉन में करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू, रेशो कितने दे रखी है, 2/1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो क्या निकल आएगा, करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू कितना, 8 लाख डिवाइडेड बाय 2, क्या निकल आएगा, 4 लाख निकल आएगा, ठीक है। और हम जानते हैं कि क्विक रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, और वो एडवांस भी होता है लेकिन एडवांस की तो हमें जरूरत ही नहीं है, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू कितना बोल रहा है, 1.5 अपॉन 1 ही बोल रहा है ना ऐसे। करंट एसेट्स कितने की थी, 8 लाख, इन्वेंट्री हमें पता नहीं है, करंट लायबिलिटी हमारे पास 4 लाख की है, इज इक्वल टू 1.5:1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होने वाला है, हाँ, हमारे पास आएगा 8 लाख माइनस इन्वेंट्री इज इक्वल टू 1.5 इंटू 4 लाख, क्योंकि किसके बराबर हो जाएगा, 6 लाख के बराबर। इन्वेंट्री इधर और इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इन्वेंट्री इज इक्वल टू व्हाट, 8 लाख माइनस 6 लाख इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 लाख। डन, ऐसे इन्वेंट्री निकल आई। अब हमें क्या चाहिए था यहाँ पर, एवरेज। अगर देखिए इस तरफ चलते हैं, अब अगर मेरे पास इन्वेंट्री है, अगर मेरे पास इन्वेंट्री है तो क्या करता हूँ यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऐसी रखते हैं। इन्वेंट्री, अगर इन्वेंट्री एवरेज तो 2 लाख ही रख लिया इसको, इज इक्वल टू कितना कर दिया, 6 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा तो क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू 2 लाख इंटू 6 बराबर कितना हो गया, 12 लाख, ठीक है। और आप जानते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट किसके बराबर है, 12 लाख का कितना परसेंट बोल रहा है ये, 25 अपॉन में 100, 3 लाख। तो भाई रेवेन्यू फ्रॉम, सुनो ऐसे लिख लो आप इसको, जीपी इज इक्वल टू क्या, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के बराबर। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हमारे पास नहीं पता, जीपी हमें मालूम है 3 लाख, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितने का है नहीं पता, कॉस्ट कितने की थी, 12 लाख, वैल्यू निकालो कितनी आई, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना निकल कर आया, 12 लाख प्लस 3 लाख बराबर कितना है, 15 लाख निकला। यही चाहिए था। तो सीबीएसई में कोई मतलब आराम वाली चीज नहीं दी आपको, तंग करने वाली चीज दी है। अगला देखिए एक जरा, एक और क्वेश्चन करिए। क्या, क्या मैथ्स की क्लास है, 156 और कर लो, एक 156, अरे कर लो ना, 156, क्वेश्चन 156 क्या, तो 156 करिए क्वेश्चन। इज इट ओके विद एवरीवन ये वाला, भाई मैंने तो थोड़ा सा लेवल ऊंचा वाला लिया ना, अभी तो बहुत सारा काम करने के लिए इसमें। रेशो अपने सामने रखिए और इलस्ट्रेशन से करना शुरू करिए। 156, एक मिनट रुक जाओ, 156 से ज्यादा जरूरी है, मैं बताता हूँ आपको क्या है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर लो, उसी को कर लो, चलो, सॉरी, करी जल्दी से 156। आपके पास क्वेश्चन में बोला गया कि आपको निकालना है कैप रिटर्न ऑन आर, रिटर्न ऑन आरओआई निकालनी है आपको, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो कि होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, दिस इज योर रेशियो। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा आपके पास है, 156, और पेज नंबर कितना है ये, 4.115, ऐसे करके। अब आप मुझे बताइए कि कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है यार, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज व्हाट, 6 लाख,
प्लस इंटरेस्ट जोड़िए कितना, व्हाट इज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैसे निकाला, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग 10%, 2 लाख, यू गॉट 8 लाख, दिस पार्ट इज डन, हो गया। अब आपको क्या निकालना है, नेक्स्ट आइटम क्या निकालना है आपको, ठीक है, आपको निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैसे निकल सकता है आपका, हाँ ठीक है, शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस को जोड़ लें, लॉन्ग टर्म बोरोइंग जोड़ लें, ऐसे भी निकल सकता है। तो मैं निकालूंगा, मैं दोनों तरह से निकाल के दिखा देता हूं, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस प्लस 10% लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये जोड़ दें अगर हम लोग, ठीक है, तो कितना कितना वैल्यू है, शेयर कैपिटल कितने का बताइए, 5 लाख का, रिजर्व सरप्लस कितने के हैं, 250 के, 10% लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितने का है, 20 लाख का, और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस कितने के हैं, 0। तो क्या वैल्यू आ गई, दो, दो, 25 27 लाख, या और दूसरा तरीका, मैं जोड़ दूं क्या, नेट फिक्स एसेट्स जोड़ दूं, प्लस क्या जोड़ दूं उसके साथ, नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स जोड़ दूं, प्लस क्या जोड़ दूं और मैं इधर करंट एसेट्स, और माइनस करंट लायबिलिटी कर दूं, याद है ना, फॉर्मूला बताया था आपको, टोटल एसेट्स से माइनस, सो व्हाट इज योर नेट फिक्स एसेट्स, 22,50,000, व्हाट इज योर नॉन करंट, 250, व्हाट इज योर करंट एसेट्स, 11 लाख, व्हाट इज योर करंट लायबिलिटी, 850, कितना आती है वैल्यू बताइए, ये हो जाएगा 25 लाख, और प्लस एक, ये और जोड़ दूं तो मैं कितना हो जाएगा, 25 और 1 36 लाख, माइनस 8,50,000, तो क्या वैल्यू निकल कर आ रही है बताइए, 27,50,000 तो आ रही है। तो यहाँ आंसर क्या बनेगा आपका, नेट प्रॉफिट बिफोर कितना था, 8 लाख, अपॉन में 27,50,000 इंटू 100 करता हूँ, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, 25 25 25, ठीक है, 4, कितना आ रहा आंसर देखिए अब आपका ये, 32 अपॉन में 11, नहीं 320 अपॉन में 11, देखो कितना आता है वैल्यू, व्हाट वैल्यू विल गेट, 29.09%, दैट्स योर आंसर। भाई मेरी तो लिमिटेशन है ना, मैं एक कर रहा हूँ, दो कर रहा हूँ, करना तो आप ही को ही है, लगा दो आज रात, निपटा दो, फाइल वाइल अगर बन चुकी हो तो, ठीक है, तो इसको वाइंड अप करते हैं, यहाँ पर डाउट है, प्रैक्टिस करिए इसकी भी और कैश फ्लो भी, मैं बोल रहा हूँ अभी, कैश फ्लो इसकी प्रैक्टिस करिए, आपका काम आसाम से हो जाएगा। चलिए बाय, हाँ मैं बता दूंगा।